नमस्कार मेरे दोस्त, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो कहानी नहीं, दिल दहला देने वाला सच है। ये किस्सा है सिक्किम का, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक इलाका है जिसे लोग पहाड़ों का राजा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पहाड़ों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में जिसने भी जाना वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। कहते हैं रात के ठीक 12 बजे वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे आंखों से नहीं आत्मा से महसूस किया जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस खौफनाक रास्ते पर जहाँ से शुरू होती है आत्मा बस की कहानी। और यकीन मानिए ये सिर्फ शुरुआत है। सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुनसान रास्ता है जहाँ हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है। कुछ कहते हैं वो खुद जंगल में खो जाता है, पर कुछ कहते हैं वो बस में चढ़ गया था, वो आत्मा बस में। ये कहानी है उस रहस्य की जो आज भी उस लाल रंग की टूटी फूटी बस के साथ हर रात 12 बजे जिंदा हो जाता है। रात के 11:45 हो चुके थे। हवा में ठंड का चुभन था। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। राजन, एक लोकल यूट्यूबर, अपने दो दोस्तों नीरज और कुणाल के साथ पुराने युक्सोम पेमेलिंग रोड की तरफ जा रहा था। भाई तू पागल है क्या? ये वही रास्ता है जहाँ लोग गायब होते हैं। पुलिस ने इसे रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया है, नीरज ने डरते हुए कहा। राजन ने कैमरा ऑन किया। और इसीलिए हम जा रहे हैं। ये वीडियो हजारों में चलेगा। ये रहस्य कब से दबा पड़ा है, आज इसे खोलेंगे। कुणाल बोला, सुन, अगर वो बस सच में आई तो? राजन हंसा, अगर आई तो सबसे पहले मैं चढ़ूंगा। तीनों एक पुरानी टूटी सी बैरियर के पास पहुंचे। वहाँ एक जंग खाया हुआ बोर्ड टंगा था, आगे जाना मना है, दुर्घटना क्षेत्र। राजन ने बैरियर पार किया। कैमरा अब इंफ्रारेड मोड में था। हवा और ठंडी हो चुकी थी। अचानक ट्रिंग 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 दूर से बस की घंटी जैसी आवाज आई। तीनों रुक गए। नीरज ने कांपती आवाज में कहा, ये आवाज कहाँ से आई? राजन ने कैमरा झूम किया और सामने धुंध के बीच एक लाल रंग की पुरानी सरकारी बस दिखाई दी। बस की हेडलाइट अपने आप ऑन थी और वो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। बस बिना आवाज के चल रही थी। कोई इंजन साउंड नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, लेकिन अंदर की लाइट जल रही थी और बस के अंदर कुछ सिलुएट्स हिल रहे थे, जैसे कोई बैठा हो। कुणाल पीछे हटने लगा। राजन, मैं जा रहा हूँ भाई, ये मजाक नहीं है। राजन ने बस के बिल्कुल पास जाकर कैमरा अंदर किया। अंदर 6-7 लोग बैठे थे, पर उनके चेहरे धुंधले थे। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी और गुनगुना रही थी, तू क्यों ना आया? तभी बस का दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक ठंडी हवा का झोंका निकला और कैमरे की स्क्रीन फ्रीज हो गई। राजन के होंठ कांपने लगे। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा। कैमरा बंद हो गया और तभी बस के भीतर से किसी की चीख सुनाई दी, मुझे मत छोड़, मेरी जलती लाश को इंसाफ चाहिए। पूरा जंगल जैसे सन्नाटे में डूब गया। बस गायब हो चुकी थी। राजन और उसके दोस्त वहीं जमीन पर गिर पड़े थे। मोबाइल, कैमरा सब ठप। राजन होश में आया तो सुबह के 5 बज चुके थे, पर उसके हाथ में कुछ था। बस की टिकट, जिस पर तारीख थी 12 अप्रैल 1979 और नाम लिखा था कविता ठाकुर, उम्र 36, मृत्यु की पुष्टि, जलकर मरी। जिस टिकट पर नाम था कविता ठाकुर, क्या वो बस की आत्मा है? और क्यों हर साल 12 बजे वो बस जिंदा हो जाती है? अब कहानी हमें ले जाती है अतीत में, साल 1979, जब पहली बार ये बस जलकर राख हुई थी। 12 अप्रैल 1979 सिक्किम रोडवेज की सरकारी बस संख्या SKM 33 सिक्किम रोडवेज की बस युक्सोम से गंगटोक के लिए रवाना हुई थी। ड्राइवर था बलबीर सिंह और बस में कुल 17 यात्री थे। एक नवविवाहिता कविता ठाकुर अपने पति नरेश के साथ उसी बस में थी। उनकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे। कविता खिड़की से बाहर पहाड़ों की खूबसूरती देख रही थी। अचानक उसकी नजर बस के मिरर में ड्राइवर के ऊपर पड़ी। बलबीर की आंखें बार बार पीछे कविता को देख रही थी। पति नरेश को यह बात खटकने लगी। नरेश ने धीरे से कविता से कहा, तुम अगली बार खिड़की वाली सीट मत लेना, ये ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा मुझे। कविता मुस्कुराई, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन ये वहम नहीं था। बस अब सुनसान पहाड़ी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, वही जगह जो आज रिस्ट्रिक्टेड जोन के नाम से जानी जाती है। अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। इंजन ओवरहीट हो गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, बलबीर ने आवाज दी। सभी यात्री नीचे उतर गए। कुछ पानी पीने लगे, कुछ मोबाइल, जो तब लैंडलाइन जैसे थे, से सिग्नल ढूंढ रहे थे। नरेश और कविता बस में ही बैठे रहे। तभी बलबीर ने बस का दरवाजा बंद कर दिया। कविता चौंकी, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? बलबीर ने कहा, कुछ नहीं मैडम, अब कोई नीचे नहीं आएगा, बस आप ही काफी हैं। और तभी बलबीर ने बस को एक पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया और स्पीड बढ़ा दी। नीचे यात्री चिल्ला रहे थे, बस कहाँ ले जा रहा है ये? नरेश अंदर बलबीर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। कविता चिल्लाई, रुको, कोई है क्या, बचाओ। बस एक सुनसान खाई की तरफ बढ़ रही थी। तभी नरेश ने धक्का देकर बलबीर को नीचे गिरा दिया, लेकिन बलबीर ने एक जलती हुई लालटेन बस में फेंक दी। बस में आग लग गई। दरवाजा लॉक था, खिड़कियां बंद। कविता उसमें जलकर मर गई। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंजती रहीं। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, यह एक एक्सीडेंट था, बस के इंजन में आग लग गई थी। कविता ठाकुर की जलकर मृत्यु हो गई। ड्राइवर बलबीर मानसिक रोगी निकला और बाद में जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन गांव वाले कहते हैं उस दिन के बाद हर साल 12 अप्रैल को आधी रात को वही बस पहाड़ी सड़क पर दौड़ती है बिना ड्राइवर के, और अंदर से आती है किसी जलती औरत की चीखें। राजन ने टिकट को हाथ में लिया और पढ़ा, कविता ठाकुर
मृत्यु की पुष्टि 12 अप्रैल 1980। एसकेएम के समपस राजन बोला, हम जो देख कर आए हैं वो झूठ नहीं था। इस बस में आज भी उसकी आत्मा। नीरज डर से बोला, हमें ये सब छोड़कर घर चलना चाहिए, ये मौत का खेल है। पर राजन अब रुकने वाला नहीं। अगर ये आत्मा इंसाफ चाहती है तो मैं उस राज को खोलूंगा। मैं जानूंगा कि कविता ठाकुर के साथ क्या हुआ था और शायद उसे मुक्ति दिला पाऊं। जिस आत्मा ने जलकर दम तोड़ा था वो अब हर रात उसी मोड़ पर लौटती है। लेकिन क्यों? और क्या उस रात कुछ और भी हुआ था जो किसी को नहीं बताया गया? रात के 2 बज चुके थे। राजन और नीरज सिक्किम के उसी वीरान इलाके में पुराने बस स्टैंड के पास बैठे थे। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजन ने धीरे से जेब से वो पुराना टिकट निकाला। टिकट पर कुछ नया लिखा था जो पहले नहीं था। मुक्ति दो, मैं जल रही हूँ हर रात। नीरज कांपते हुए बोला, ये तो पहले नहीं लिखा था, ये कैसे? राजन धीरे से बोला, ये आत्मा कुछ कहना चाहती है। ये जगह, ये टिकट और वो बस सब जुड़े हुए हैं। रात के 2:30 फिर से दिखी वही बस। एकाएक सड़क पर कोहरा छा गया। दूर से वही एसकेएम कैलाज़त 3 नंबर की पुरानी सरकारी बस दिखाई दी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई सवार नहीं, पर हेडलाइट्स जल रही थी और खिड़कियों से आती थी एक औरत की परछाई। वो कविता है, राजन बोला। बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। नीरज पीछे हटने लगा। पागल हो गए हो क्या? अंदर मत जाना। राजन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे बस में चढ़ गया। बस के अंदर समय यात्रा या आत्मा की दुनिया। बस का अंदरूनी हिस्सा वैसे ही था जैसे 80s के दशक में होता था। लकड़ी की सीटें, पीले पर्दे, पुराना टिकट बॉक्स और सबसे चौंकाने वाली बात, बस में सभी यात्री मौजूद थे। 17 लोग शांत बैठे हुए, लेकिन उनके चेहरे राख जैसे जले हुए थे। और सबसे पीछे की सीट पर बैठी थी कविता ठाकुर। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला और बाल बिखरे हुए। कविता ने राजन की तरफ देखा और बोली, तुम वही हो जो मुझे देख सकता है। राजन कांपता हुआ बोला, कविता तुम चाहती क्या हो? कविता ने अपनी जली हुई उंगलियों से राजन की हथेली को छुआ और उसी पल राजन की आंखों के सामने एक भयानक फ्लैशबैक शुरू हो गया। बस में बलात्कार की कोशिश, कविता की चीखें, नरेश की हत्या, बलबीर द्वारा आग लगाना और फिर सभी यात्रियों का जलकर मर जाना। राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। कविता बोली, हर साल मैं लौटती हूँ इंसाफ के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। अगर तुम सच सामने लाओ तो हम सबको मुक्ति मिल सकती है। राजन बोला, क्या करना होगा मुझे? कविता बोली, उस रात की आखिरी फोटोग्राफ जो बलबीर ने ली थी वो अभी भी छुपी है उस बस डिपो के तहखाने में। उसे ढूंढो और सबके सामने लाओ। अचानक बस फिर से गायब हो गई। सुबह होते ही राजन गंगटोक बस डिपो पहुंचा। वहां के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाकर उसने तलाशी शुरू की। अंधेरे तहखाने में एक लोहे की अलमारी थी, उस पर लिखा था 1989 क्लोज्ड केस। और वहां एक पुराना कैमरा और एक जला हुआ फोटो एल्बम पड़ा था। एक फोटो में साफ दिख रहा था बलबीर की हरकतें और यात्रियों की डरती आंखें। हर सच की एक कीमत होती और जब वो सच आत्माओं से जुड़ा हो तो वो कीमत खून से चुकानी पड़ती है। राजन कांपते हाथों से एल्बम उठाता है। फोटो पर जली हुई राख थी, लेकिन तस्वीर का एक हिस्सा अभी भी साफ था। बलबीर और उसके 2 साथी यात्रियों को डराते हुए नजर आ रहे थे और कविता पीछे सीट पर सहमी हुई। राजन बड़बड़ाया, इस तस्वीर से पूरा केस पलट सकता है। अब इन आत्माओं को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अचानक कमरे की लाइट भड़कने लगी और पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मत छेड़ वो अतीत, तू नहीं बचेगा। राजन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कैमरा और तस्वीर लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सामने बलबीर की आत्मा खड़ी थी। उसका शरीर काला, चेहरा जला हुआ और आंखों से धुआं निकल रहा था। बलबीर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा राज खोलने की? राजन डरते हुए बोला, तुम सबने जो किया वो पाप है। आत्माओं को इंसाफ मिलेगा, यही उनका अधिकार है। बलबीर गरजा, अगर तस्वीर सामने आई तो सिर्फ आत्मा नहीं जलेगी, तू भी जलेगा। भागना या सामना करना? राजन दौड़ने लगा। वो बस डिपो से बाहर निकलकर सीधे सिक्किम पुलिस मुख्यालय पहुंचा। लेकिन वहां जाकर उसे एक और झटका लगा। उस केस से जुड़े सभी दस्तावेज लॉस्ट रिकॉर्ड्स में दर्ज थे और फाइल बंद कर दी गई थी। इंस्पेक्टर रेखा, जो नए मामलों को देख रही थी, राजन की कहानी सुनकर चौंकी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो हम केस फिर से खोल सकते हैं। लेकिन राजन, ये बहुत बड़ा खतरा है। जिनसे तुम लड़ रहे हो वो सिर्फ मरे हुए लोग नहीं हैं, वो श्रापित आत्माएं हैं। राजन ने पुलिस को फोटो दे दी। जैसे ही तस्वीर की कॉपी बनाई गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पुलिस स्टेशन में फाइलें अपने आप जलने लगीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आने लगा, रोक दो वरना सब मरोगे। और उसी रात फोटो को स्कैन करने वाला कांस्टेबल अचानक जलकर राख हो गया। क्या आत्मा नहीं चाहती कि तस्वीर सामने आए? रेखा ने पूछा। अगर कविता की आत्मा इंसाफ चाहती है तो वो हमें क्यों रोक रही है? राजन बोला, मुझे नहीं लगता कविता रोक रही है। ये बलबीर की आत्मा है जो अब भी जिंदा है और सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही है। मतलब कविता की आत्मा अब भी फंसी है उसी बस में। राजन ने निर्णय लिया, अब मुझे उस बस में फिर जाना होगा और कविता से बात करनी होगी आखिरी बार। राजन उसी सुनसान मोड़ पर खड़ा हुआ जहां हर रात 12 बजे बस आती है। रात घनी हो चुकी थी, हवा भारी, और दूर से वही बस आती दिखी, एसकेएम 1182। राजन ने साहस करके फिर बस में कदम रखा और वहां सामने बैठी थी कविता ठाकुर की आत्मा। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखें नम थीं। लेकिन जैसे ही राजन ने तस्वीर दिखाई, कविता ने जोर से चीख मारी, छिपाओ नहीं,
सब बताओ, वो मासूम थे, इंसाफ दो। जब आत्मा चीखती है और जमीन पर कोई सुनवाई नहीं होती, तब वो इंसाफ लेने स्वर्ग से नहीं नरक से लौटती है। राजन अब बस में था। सब कुछ पहले जैसा था। टूटी खिड़कियां, जलती बुझती लाइटें और सीटों पर बैठी अदृश्य परछाइयां जो फुसफुसा रही थी। कविता की आत्मा उसकी ओर धीरे धीरे आई। मुझे मुक्त कर दो इस श्राप से। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम सच को दुनिया को नहीं दिखाओगे। राजन कांपती आवाज में बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बलबीर, उसकी आत्मा मुझे मारना चाहती है। कविता ने हाथ में कुछ दिया, एक पेंडेंट जिसकी चमक धीरे धीरे तेज हो रही थी। ये मेरी आखिरी निशानी है, इसे लेकर जा और उसी जगह रख जहाँ सब खत्म हुआ था। वहीं से शुरू होगी मुक्ति। जैसे ही राजन बस से बाहर निकलने को हुआ, अचानक बस की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा लॉक हो गया और धुएं से भरी एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। तेरे जैसे लोग ही मौत को न्योता देते हैं, अब बच के कहाँ जाएगा। वो बलबीर की आत्मा थी, लेकिन अब पहले से और ज्यादा विकराल। राजन ने जेब से कविता का पेंडेंट निकाला। उसकी चमक आत्मा को झुलसा रही थी। बलबीर चीखा, हट इसे। वो मेरी नहीं थी, वो मेरी बस में आई और मैंने उसे सिखाया डर का मतलब। राजन गुस्से में बोला, वो प्यार से भरी एक लड़की थी और तूने उसे हैवानियत से मिटा दिया। अब उसी की रोशनी से तुझे जलाया जाएगा। राजन ने पेंडेंट को बस की सीट पर रखा जहां कविता की हत्या हुई थी। एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और सीट जलने लगी, लेकिन साथ ही आत्माओं की चीखें भी आने लगी। कविता की आवाज उभरी, अब तू जा राजन, यहाँ से लौट मत आना। बाकी आत्माएं भी अब मुक्ति के द्वार पर हैं। बलबीर की आत्मा गायब होने लगी, जलती हुई राख बनकर उड़ गई और बस फिर से खाली हो गई। अगली सुबह राजन ने रेखा को सब कुछ सौंपा, पेंडेंट, फोटो और घटनाओं का वर्णन। अब पुलिस ने 1979 की फाइल फिर से खोली। पूरे सिक्किम में ये मामला वायरल हो गया। SKM 1123, एक बस जिसमें आत्माओं ने इंसाफ मांगा। रेखा ने एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया, सड़क सुरक्षा और महिला यात्रियों के लिए नई मुहिम, कविता सुरक्षा पथ। और बस राजन हर रात 12 बजे मोड़ पर खड़ा होता था, लेकिन वो बस अब कभी नहीं आई। कहते हैं आत्माएं अगर इंसाफ पा जाएं तो वो लौट कर नहीं आती। एक आत्मा को मुक्ति मिली, लेकिन क्या SKM 1123 वाकई थम गई या अब कोई और आत्मा, कोई और रहस्य खुद को प्रकट करने वाला है? एक हफ्ता बाद शांति, रेखा और राजन को लगा जैसे सब खत्म हो चुका है। गायत्री देवी को मोक्ष मिल चुका था, बस अब कहीं नहीं दिख रही थी। रेखा वापस गंगटोक में अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। राजन अपने कैमरे के साथ नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया, पर मन अब भी बेचैन था। कभी कभी रात को रेखा को लगता कोई खिड़की के पास खड़ा है। उस रात रेखा को एक अजीब सपना आया। वो SKM 1123 की खाली बस में बैठी है, चारों ओर अंधेरा है। अचानक एक सीट से कोई उठता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, पर उसकी आवाज गूंजती है, अब मेरी बारी है। रेखा चीख कर उठ जाती है। सुबह राजन उसे मिलने आया। रेखा ने सपना सुनाया तो राजन बोला, सुनो, मैं कुछ लाया हूँ। उसने रेखा के सामने एक पुरानी डायरी रखी। ये मुझे पुरानी बस डिपो के स्टोर रूम से मिली। SKM 1123 से जुड़ी एक और कहानी इसमें है। नया नाम विजय ठाकुर। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, विजय ठाकुर, बस का एक सहायक ड्राइवर जो 1996 में गायब हो गया था। कहा जाता है कि उस रात विजय ने SKM 1133 को एक सुनसान रास्ते से मोड़ा था और बस कभी वापस नहीं आई। गायत्री देवी की कहानी से 5 साल पहले की बात थी ये। 2 आत्माएं, एक बस। रेखा की सांस थम गई। तो क्या बस में सिर्फ गायत्री देवी नहीं थी? राजन बोला, शायद गायत्री के साथ एक और आत्मा फंसी थी जो अब जाग गई है। फोन कॉल, अनजान आवाज। ठीक उसी पर रेखा का फोन बजा। नंबर प्राइवेट था। उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी ओर सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। रेखा का चेहरा पीला पड़ गया। कॉल कट गया। SKM 1123 फिर दिखाई दी। उसी रात गंगटोक के दूसरे छोर पर एक पुलिसकर्मी ने रिपोर्ट दी, सर, हमें रात 12:15 पर एक पुरानी बस दिखी जिसका नंबर था SKM 1223। अब यह बस वापस थी, लेकिन गायत्री देवी की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी। तो इस बार कौन था अंदर? कुछ चीजें खाली रह जाती, जैसे किसी के लौटने की उम्मीद, और कुछ सीटें जैसे किसी के फिर से बैठने का इंतजार। राजन और रेखा ने पुराने बस स्टाफ से मुलाकात की। उन्हें उस दिन की असली जानकारी चाहिए थी। एक बुजुर्ग कंडक्टर हरगोविंद सिंह ने कांपते हाथों से कहा, सीट नंबर 13। वहीं बैठी थी एक औरत सफेद साड़ी में, पर वो बाकी लोगों से अलग थी। रेखा चौंकी। कौन थी वो? किसी को नहीं पता। टिकट भी नहीं लिया था और आग लगने से पहले ही वो गायब हो गई थी। एक तस्वीर और एक परछाई। राजन ने डिपो की पुरानी रिकॉर्ड फाइल से एक फोटो निकाली। धुंधली तस्वीर में सारे यात्री बस में बैठे थे, लेकिन सीट नंबर 13 पर एक धुंधली परछाई, चेहरा नहीं, पर साड़ी का किनारा साफ दिख रहा था। रेखा ने सर उठाकर राजन को देखा। क्या ये वही है जो बाद में सफेद साड़ी वाली औरत बन गई? राजन की आंखें फैली, या शायद वही शुरुआत थी बस का लौटना। एक बार फिर रात के 12 बजे राजन और रेखा उसी मोड़ पर पहुंचे। आसमान साफ था पर माहौल भारी। और फिर SKM 1123 एक बार फिर प्रकट हुई, धीमे हॉर्न की आवाज के साथ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सीट नंबर 13 पर कोई बैठा था। रेखा ने कैमरा झूम किया। सफेद साड़ी, झुका चेहरा और बालों से ढका चेहरा। रेखा ने धीरे से कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? राजन बोला, अगर जवाब चाहिए तो हाँ। बस के अंदर घुसते ही हवा का दबाव बदल गया। सभी सीटें खाली थीं सिवाय एक के, सीट नंबर 13। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उस औरत ने धीरे से सर उठाया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखें सीधी राजन की आंखों में। और फिर एक धीमी आवाज, मैं कभी उस बस में नहीं चढ़ी थी, मुझे चढ़ाया गया था, बलि की तरह। राजन और रेखा
सन्न रह गए। किसने? जिसने इस बस को मौत की गाड़ी में बदला, उसने कई आत्माओं को फंसाया और मैं पहली थी। रेखा ने फौरन पुरानी तफ्तीश दोबारा छानी। पता चला SKM 1172 का पहला ड्राइवर बलबीर नहीं था, उससे पहले कोई था जिसका नाम सभी फाइलों से मिटा दिया गया था। नाम रुद्रेश तांत्रिक। उसने बस को तंत्र साधना के लिए चुना था, यात्रियों की आत्मा को बंधक बनाकर काली सिद्धि पाने के लिए। सीट नंबर 13 उसी के लिए आरक्षित थी, बलि की पहली आत्मा के लिए। बस से निकलते वक्त राजन की आंखों के सामने एक और चेहरा कौंधा, एक नर्स जिसकी पहचान अभी तक किसी ने नहीं की। और उसके कान में एक आवाज आई, मैं अगली हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। कुछ जगहें दवाओं की नहीं, दहशत की महक से भरी होती हैं, और कुछ अस्पताल मौत से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। सीट नंबर 13 की आत्मा के गायब होने के बाद राजन और रेखा बस से बाहर निकले ही थे कि राजन को फिर एक चेहरा दिखाई दिया, सफेद यूनिफॉर्म में एक महिला जो तेजी से धुंध में गायब हो गई। रेखा ने पूछा, अब कौन थी वो? राजन बोला, नर्स लग रही थी, पर आंखों में खून जैसा लाल रंग था। डर नहीं, गुस्सा था। रेखा ने पुराने हादसे की रिपोर्ट की एक अनरिलीज्ड फाइल निकाली, फाइल नंबर 23A। इसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें नाम लिखा था नर्स अंजलि चौहान, उम्र 28, मृत पाई गई घटना स्थल से 7 किमी दूर एक सुनसान अस्पताल के बेसमेंट में। लेकिन अजीब बात ये थी, वो अस्पताल 20 साल पहले बंद हो चुका था। राजन और रेखा उसी वीरान हॉस्पिटल की ओर निकले, सेंट क्रूज चैरिटेबल अस्पताल, जहां आखिरी बार नर्स अंजलि को देखा गया था। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के मुख्य द्वार पर कदम रखा, एक तेज ठंडी हवा और खून से सना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर खरोंचें दिखी, मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूँ, झूठ बोला गया। अचानक एक वार्ड में रेखा को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर अंदर गई और देखा एक नर्स बेहोश पड़ी थी, उसकी रगें नीली और आंखें खुली थी। राजन बोला, ये इंसान नहीं, आत्मा है, ये कुछ कहना चाह रही है। नर्स की आंखों से एक लाल रोशनी निकलने लगी और फिर एक कंपाती आवाज, मैं मरी नहीं थी, मुझे मार दिया गया, मैंने कुछ देखा था, बस में कुछ गलत हुआ था। नर्स अंजलि SKM 1123 की एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गई थी। वहीं उसे पता चला बस में रुद्रेश तांत्रिक ने कुछ यात्रियों को जानबूझकर बिठाया था, बलि के लिए चुने गए थे वो लोग। अंजलि को जब ये राज पता चला, उसने पुलिस को बताने की धमकी दी, लेकिन अस्पताल के अंदर ही उसे मार दिया गया और उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया गया। नर्स की आत्मा ने राजन से कहा, मेरी फाइल को सार्वजनिक करो, मैं गवाह थी, पर मेरी आवाज दबा दी गई। रेखा ने उसी वक्त उस फाइल की डिजिटल कॉपी बनाकर मीडिया को लीक कर दिया और फिर अस्पताल की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगी और अंजलि की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर हवा में समा गई। एक और आत्मा को मुक्ति, लेकिन कौन अगला? राजन ने अपनी डायरी में लिखा, SKM 1123 अब एक चलती हुई कब्र गाड़ी नहीं, वो गवाही बन चुकी है हर उस आत्मा की पीठ जिसे कभी न्याय नहीं मिला। जैसे ही राजन ने अस्पताल से बाहर कदम रखा, उसे एक पुरानी पायल की आवाज सुनाई दी और किसी ने कान में फुसफुसाया, मेरे साथ मेरी सहेलियों को भी बस में भेजा गया था, हम पिकनिक पर निकले थे, मौत के मेले में पहुंच गए। कभी कभी जिंदगी एक सफर नहीं, एक जाल बन जाती है और कुछ सफर मौत की ओर खुलते हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। 7 पायलें और एक ही बस। राजन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, छन छन छन। पायल की आवाज जैसे किसी लड़की के कमरे में इधर उधर दौड़ने से आ रही हो। रेखा भी उठ बैठी, उसने कहा, क्या तुमने भी सुना? राजन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, ये आवाज बस के पिछले हिस्से से आ रही है। जैसे ही वो दोनों धीरे धीरे बस के अंदर बढ़े, एक पल को उनकी सांसें थम गई। बस के पिछले हिस्से में 7 लड़कियां बैठी थीं, उम्र 15 से 20 साल के बीच, सभी सफेद कपड़े और पैरों में एक जैसी चांदी की पायल। सबकी आंखें बंद थीं और सब गा रही थीं एक अजीब लोकगीत, हम आए थे खेलने, लौटे कभी नहीं। रेखा की आंखों में पिछली जिंदगी की परछाई। रेखा अचानक कांप उठी, उसके जहन में एक दृश्य कौंध गया। वो एक स्कूल ट्रिप पर गई थी सिक्किम के जंगलों की ओर और बस में पायल पहनी लड़कियां थीं। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ इन्हें, ये मेरी सहेलियां थीं। ये सब उस दिन की हैं जिस दिन बस लापता हो गई थी। राजन चौंक गए, मतलब तुम उस लापता बस की एकमात्र जीवित यात्री हो? रेखा ने सर हिलाया, मुझे नहीं पता कैसे बच गई, लेकिन शायद इन्हें अब मेरी जरूरत है। पिछली रात का रहस्य खुलता है। बस की अंदरूनी दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, धारचूला के मोड़ पर हमारी आत्माएं फंसी हैं, हमारा खेल अधूरा है, हमें घर जाना है। राजन और रेखा तुरंत सिक्किम के उस पुराने धारचूला मोड़ की ओर निकल पड़े। धारचूला का भूतिया मोड़ पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों ओर धुंध छा गई, हवा में फूलों की सुगंध और साथ ही जली हुई लकड़ी की बदबू। राजन ने अपनी ट्रैवल डायरी खोली। इस जगह पर 7 साल पहले एक स्कूल बस खाई में गिर गई थी। कोई नहीं बचा सिवाय एक लड़की के जो बेहोश मिली थी। नाम था रेखा। रेखा सिहर गई। तब मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब सब दिख रहा है। हम सब खेलते खेलते दूर निकल गए थे और तभी बस ने ब्रेक फेल कर दिया था। मुक्ति की अंतिम चाबी, अधूरा खेल। रेखा ने अचानक कहा, हमें उनका वो खेल पूरा करना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। राजन ने झिझकते हुए पूछा, कैसा खेल? रेखा ने कहा, गोल घेरे में आंख बंद कर घूमते हुए पायल की आवाज पर एक नाम पुकारना, जो बच जाए वही अगला लीडर बनता है। लेकिन उस दिन कोई नहीं बचा था। रेखा ने उस जगह 7 सफेद पत्थरों से गोल घेरा बनाया
और खुद के साथ राजन को भी बैठा लिया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, बस की 7 आत्माएं प्रकट हो गईं। खेल दोबारा शुरू, लेकिन इस बार कोई मरता नहीं। रेखा ने जैसे ही पहली बार कहा, लाली तू छुप जा, वो लड़की मुस्कुराई और गायब हो गई, जैसे आत्मा को मुक्ति मिली हो। एक एक करके सब लड़कियों के नाम पुकारे गए। सोनू, चंचल, मीरा, शाइना, राधा, हर एक आत्मा खेल में हिस्सा लेती और फिर मुस्कुराकर हवा में विलीन हो जाती। आखिर में बची रानी, जो उस दिन की लीडर थी। उसने रेखा से कहा, तू अकेली नहीं बची थी, तू जिंदा रखी गई थी ताकि जब हम वापस आएं तू हमें पूरा कर सके। रेखा रो पड़ी और कहा, माफ कर दो रानी, अब मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। रानी मुस्कुराई और उसकी पायल की अंतिम खनक के साथ सब आत्माएं मुक्त हो गईं। बस की खिड़कियां खुली और सन्नाटा लौट आया। एसके मिगासू रिथी की पिछली खिड़कियां, जो सालों से जमी हुई थी, खुद ब खुद खुल गईं और पहली बार बस में कोई आत्मा नहीं बची थी। नमस्कार मेरे दोस्त, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, वो कहानी नहीं, दिल दहला देने वाला सच है। ये किस्सा है सिक्किम का, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक इलाका है जिसे लोग पहाड़ों का राजा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पहाड़ों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में जिसने भी जाना वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। कहते हैं रात के ठीक 12 बजे वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे आंखों से नहीं आत्मा से महसूस किया जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस खौफनाक रास्ते पर जहाँ से शुरू होती है आत्मा बस की कहानी। और यकीन मानिए ये सिर्फ शुरुआत है। सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक सुनसान रास्ता है जहाँ हर साल कोई न कोई गायब हो जाता है। कुछ कहते हैं वो खुद जंगल में खो जाता है, पर कुछ कहते हैं वो बस में चढ़ गया था, वो आत्मा बस में। ये कहानी है उस रहस्य की जो आज भी उस लाल रंग की टूटी फूटी बस के साथ हर रात 12 बजे जिंदा हो जाता है। रात के 11:45 हो चुके थे। हवा में ठंड का चुभन था। पेड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। राजन, एक लोकल यूट्यूबर, अपने 2 दोस्तों नीरज और कुणाल के साथ पुराने युक्सोंग पेमेलिंग रोड की तरफ जा रहा था। भाई तू पागल है क्या? ये वही रास्ता है जहाँ लोग गायब होते हैं। पुलिस ने इसे रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया है, नीरज ने डरते हुए कहा। राजन ने कैमरा ऑन किया, और इसीलिए हम जा रहे हैं। ये वीडियो हजारों में चलेगा। ये रहस्य कब से दबा पड़ा है, आज इसे खोलेंगे। कुणाल बोला, सुन, अगर वो बस सच में आई तो? राजन हंसा, अगर आई तो सबसे पहले मैं चढ़ूंगा। तीनों एक पुरानी टूटी सी बैरियर के पास पहुंचे। वहाँ एक जंग खाया हुआ बोर्ड टंगा था, आगे जाना मना है, दुर्घटना क्षेत्र। राजन ने बैरियर पार किया। कैमरा अब इंफ्रारेड मोड में था। हवा और ठंडी हो चुकी थी। अचानक ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, दूर से बस की घंटी जैसी आवाज आई। तीनों रुक गए। नीरज ने कांपती आवाज में कहा, ये आवाज कहाँ से आई? राजन ने कैमरा झूम किया और सामने धुंध के बीच एक लाल रंग की पुरानी सरकारी बस दिखाई दी। बस की हेडलाइट अपने आप ऑन थी और वो धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। बस बिना आवाज के चल रही थी। कोई इंजन साउंड नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, लेकिन अंदर की लाइट जल रही थी और बस के अंदर कुछ सिलुएट्स हिल रहे थे, जैसे कोई बैठा हो। कुणाल पीछे हटने लगा। राजन, मैं जा रहा हूँ भाई, ये मजाक नहीं है। राजन ने बस के बिल्कुल पास जाकर कैमरा अंदर किया। अंदर 6-7 लोग बैठे थे और उनके चेहरे धुंधले थे। एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी और गुनगुना रही थी, तू क्यों ना आया? तभी बस का दरवाजा खुद ब खुद खुला। एक ठंडी हवा का झोंका निकला और कैमरे की स्क्रीन फ्रीज हो गई। राजन के होंठ कांपने लगे। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा। कैमरा बंद हो गया और तभी बस के भीतर से किसी की चीख सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो, मेरी जलती लाश को इंसाफ चाहिए। पूरा जंगल जैसे सन्नाटे में डूब गया। बस गायब हो चुकी थी। राजन और उसके दोस्त वहीं जमीन पर गिर पड़े थे। मोबाइल, कैमरा सब ठप। राजन होश में आया तो सुबह के 5 बज चुके थे, पर उसके हाथ में कुछ था। बस की टिकट, जिस पर तारीख थी 12 अप्रैल 1979 और नाम लिखा था कविता ठाकुर, उम्र 36, मृत्यु की पुष्टि, जलकर मरी। जिस टिकट पर नाम था कविता ठाकुर, क्या वो बस की आत्मा है? और क्यों हर साल 12 बजे वो बस जिंदा हो जाती है? अब कहानी हमें ले जाती है अतीत में, साल 1979, जब पहली बार ये बस जलकर राख हुई थी। 12 अप्रैल 1979, सिक्किम रोडवेज की सरकारी बस संख्या SKM 33 सिक्किम रोडवेज की बस युक्सोम से गंगटोक के लिए रवाना हुई थी। ड्राइवर था बलबीर सिंह और बस में कुल 17 यात्री थे। एक नवविवाहिता कविता ठाकुर अपने पति नरेश के साथ उसी बस में थी। उनकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए थे। कविता खिड़की से बाहर पहाड़ों की खूबसूरती देख रही थी। अचानक उसकी नजर बस के मिरर में ड्राइवर के ऊपर पड़ी। बलबीर की आंखें बार बार पीछे कविता को देख रही थी। पति नरेश को यह बात खटकने लगी। नरेश ने धीरे से कविता से कहा, तुम अगली बार खिड़की वाली सीट मत लेना, ये ड्राइवर ठीक नहीं लग रहा मुझे। कविता मुस्कुराई, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन ये वहम नहीं था। बस अब सुनसान पहाड़ी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, वही जगह जो आज रिस्ट्रिक्टेड जोन के नाम से जानी जाती है। अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। इंजन ओवरहीट हो गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, बलबीर ने आवाज दी। सभी यात्री नीचे उतर गए। कुछ पानी पीने लगे, कुछ मोबाइल, जो तब लैंडलाइन जैसे थे, से सिग्नल ढूंढ रहे थे। नरेश और कविता बस में ही बैठे थे। तभी बलबीर ने बस का दरवाजा बंद कर दिया। कविता चौंकी, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? बलबीर ने कहा, कुछ नहीं मैडम, अब कोई नीचे नहीं आएगा।
बस आप ही काफी। और तभी बलबीर ने बस को एक पहाड़ी की तरफ मोड़ दिया और स्पीड बढ़ा दी। नीचे यात्री चिल्ला रहे थे, बस कहाँ ले जा रहा है ये? नरेश अंदर बलबीर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। कविता चिल्लाई, रुको, कोई है क्या, बचाओ। बस एक सुनसान खाई की तरफ बढ़ रही थी। तभी नरेश ने धक्का देकर बलबीर को नीचे गिरा दिया, लेकिन बलबीर ने एक जलती हुई लालटेन बस में फेंक दी। बस में आग लग गई। दरवाजा लॉक था, खिड़कियां बंद। कविता उसमें जलकर मर गई। उसकी चीखें पहाड़ों में गूंजती रहीं। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, यह एक एक्सीडेंट था, बस के इंजन में आग लग गई थी। कविता ठाकुर की जलकर मृत्यु हो गई। ड्राइवर बलबीर मानसिक रोगी निकला और बाद में जेल में आत्महत्या कर ली। लेकिन गांव वाले कहते हैं उस दिन के बाद हर साल 12 अप्रैल को आधी रात को वही बस पहाड़ी सड़क पर दौड़ती है बिना ड्राइवर के, और अंदर से आती है किसी जलती औरत की चीखें। राजन ने टिकट को हाथ में लिया और पढ़ा, कविता ठाकुर मृत्यु की पुष्टि 12 अप्रैल 1979। एसकेएम के सोलतस। राजन बोला, हम जो देख कर आए हैं वो झूठ नहीं था, इस बस में आज भी उसकी आत्मा है। नीरज डर से बोला, हमें ये सब छोड़कर घर चलना चाहिए, ये मौत का खेल है। पर राजन अब रुकने वाला नहीं था। अगर ये आत्मा इंसाफ चाहती है तो मैं उस राज को खोलूंगा। मैं जानूंगा कि कविता ठाकुर के साथ क्या हुआ था और शायद उसे मुक्ति दिला पाऊं। जिस आत्मा ने जलकर दम तोड़ा था वो अब हर रात उसी मोड़ पर लौटती है। लेकिन क्यों? और क्या उस रात कुछ और भी हुआ था जो किसी को नहीं बताया गया? रात के 2 बज चुके थे। राजन और नीरज सिक्किम के उसी वीरान इलाके में पुराने बस स्टैंड के पास बैठे थे। हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजन ने धीरे से जेब से वो पुराना टिकट निकाला। टिकट पर कुछ नया लिखा था जो पहले नहीं था। मुक्ति दो, मैं जल रही हूँ हर रात। नीरज कांपते हुए बोला, ये तो पहले नहीं लिखा था, ये कैसे? राजन धीरे से बोला, ये आत्मा कुछ कहना चाहती है। ये जगह, ये टिकट और वो बस सब जुड़े हुए हैं। रात के 2:30 फिर से दिखी वही बस। एकाएक सड़क पर कोहरा छा गया। दूर से वही एसकेएम केराजत 2 नंबर की पुरानी सरकारी बस दिखाई दी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई सवार नहीं, पर हेडलाइट्स जल रही थी और खिड़कियों से आती थी एक औरत की परछाई। वो कविता है, राजन बोला। बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया। नीरज पीछे हटने लगा। पागल हो गए हो क्या? अंदर मत जाना। राजन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे धीरे बस में चढ़ गया। बस के अंदर समय यात्रा या आत्मा की दुनिया। बस का अंदरूनी हिस्सा वैसे ही था जैसे 80s के दशक में होता था। लकड़ी की सीटें, पीले पर्दे, पुराना टिकट बॉक्स, और सबसे चौंकाने वाली बात, बस में सभी यात्री मौजूद थे। 17 लोग शांत बैठे हुए, लेकिन उनके चेहरे राख जैसे जले हुए थे। और सबसे पीछे की सीट पर बैठी थी कविता ठाकुर। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला और बाल बिखरे हुए। कविता ने राजन की तरफ देखा और बोली, तुम वही हो जो मुझे देख सकता है। राजन कांपता हुआ बोला, कविता तुम चाहती क्या हो? कविता ने अपनी जली हुई उंगलियों से राजन की हथेली को छुआ और उसी पल राजन की आंखों के सामने एक भयानक फ्लैशबैक शुरू हो गया। बस में बलात्कार की कोशिश, कविता की चीख, नरेश की हत्या, बलबीर द्वारा आग लगाना और फिर सभी यात्रियों का जलकर मर जाना। राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। कविता बोली, हर साल मैं लौटती हूँ इंसाफ के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। अगर तुम सच सामने लाओ तो हम सबको मुक्ति मिल सकती है। राजन बोला, क्या करना होगा मुझे? कविता बोली, उस रात की आखिरी फोटोग्राफ जो बलबीर ने ली थी वो अभी भी छुपी है उस बस डिपो के तहखाने में। उसे ढूंढो और सबके सामने लाओ। अचानक बस फिर से गायब हो गई। सुबह होते ही राजन गंगटोक बस डिपो पहुंचा। वहां के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाकर उसने तलाशी शुरू की। अंधेरे तहखाने में एक लोहे की अलमारी थी, उस पर लिखा था 1989 क्लोज्ड केस, और वहां एक पुराना कैमरा और एक जला हुआ फोटो एल्बम पड़ा था। एक फोटो में साफ दिख रहा था बलबीर की हरकतें और यात्रियों की डरती आंखें। हर सच की एक कीमत होती है और जब वो सच आत्माओं से जुड़ा हो तो वो कीमत खून से चुकानी पड़ती है। राजन कांपते हाथों से एल्बम उठाता है। फोटो पर जली हुई राख थी, लेकिन तस्वीर का एक हिस्सा अभी भी साफ था। बलबीर और उसके 2 साथी यात्रियों को डराते हुए नजर आ रहे थे और कविता पीछे सीट पर सहमी हुई। राजन बड़बड़ाया, इस तस्वीर से पूरा केस पलट सकता है। अब इन आत्माओं को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अचानक कमरे की लाइट फड़कने लगी और पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, मत छेड़ वो अति, तू नहीं बचेगा। राजन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कैमरा और तस्वीर लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सामने बलबीर की आत्मा खड़ी थी। उसका शरीर काला, चेहरा जला हुआ और आंखों से धुआं निकल रहा था। बलबीर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारा राज खोलने की? राजन डरते हुए बोला, तुम सबने जो किया वो पाप है। आत्माओं को इंसाफ मिलेगा, यही उनका अधिकार है। बलबीर गरजा, अगर तस्वीर सामने आई तो सिर्फ आत्मा नहीं जलेगी, तू भी जलेगा। भागना या सामना करना? राजन दौड़ने लगा। वो बस डिपो से बाहर निकलकर सीधे सिक्किम पुलिस मुख्यालय पहुंचा। लेकिन वहां जाकर उसे एक और झटका लगा। उस केस से जुड़े सभी दस्तावेज लॉस्ट रिकॉर्ड्स में दर्ज थे और फाइल बंद कर दी गई थी। इंस्पेक्टर रेखा, जो नए मामलों को देख रही थी,
राजन की कहानी सुनकर चौंकी। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो हम केस फिर से खोल सकते हैं, लेकिन राजन ये बहुत बड़ा खतरा है। जिनसे तुम लड़ रहे हो वो सिर्फ मरे हुए लोग नहीं हैं, वो श्रापित आत्माएं हैं। राजन ने पुलिस को फोटो दे दी। जैसे ही तस्वीर की कॉपी बनाई गई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पुलिस स्टेशन में फाइलें अपने आप जलने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आने लगा, रोक दो वरना सब मरोगे। और उसी रात फोटो को स्कैन करने वाला कांस्टेबल अचानक जलकर राख हो गया। क्या आत्मा नहीं चाहती कि तस्वीर सामने आए? रेखा ने पूछा। अगर कविता की आत्मा इंसाफ चाहती है तो वो हमें क्यों रोक रही है? राजन बोला, मुझे नहीं लगता कविता रोक रही है। ये बलबीर की आत्मा है जो अब भी जिंदा है और सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही है। मतलब कविता की आत्मा अब भी फंसी है उसी बस में। राजन ने निर्णय लिया, अब मुझे उस बस में फिर जाना होगा और कविता से बात करनी होगी आखिरी बार। राजन उसी सुनसान मोड़ पर खड़ा हुआ जहाँ हर रात 12 बजे बस आती है। रात घनी हो चुकी थी, हवा भारी, और दूर से वही बस आती दिखी। SKM 1100 बसी। राजन ने साहस करके फिर बस में कदम रखा और वहाँ सामने बैठी थी कविता ठाकुर की आत्मा। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखें नम थी, लेकिन जैसे ही राजन ने तस्वीर दिखाई, कविता ने जोर से चीख मारी, छिपाओ नहीं, सब बताओ, वो मासूम थे, इंसाफ दो। जब आत्मा चीखती है और जमीन पर कोई सुनवाई नहीं होती, तब वो इंसाफ लेने स्वर्ग से नहीं नरक से लौटती है। राजन अब बस में था। सब कुछ पहले जैसा था। टूटी खिड़कियां, जलती बुझती लाइटें और सीटों पर बैठी अदृश्य परछाइयां जो फुसफुसा रही थी। कविता की आत्मा उसकी ओर धीरे धीरे आई। मुझे मुक्त कर दो इस श्राप से। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम सच को दुनिया को नहीं दिखाओगे। राजन कांपती आवाज में बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बलबीर, उसकी आत्मा मुझे मारना चाहती है। कविता ने हाथ में कुछ दिया, एक पेंडेंट जिसकी चमक धीरे धीरे तेज हो रही थी। ये मेरी आखिरी निशानी है, इसे लेकर जा और उसी जगह रख जहाँ सब खत्म हुआ था, वहीं से शुरू होगी मुक्ति। जैसे ही राजन बस से बाहर निकलने को हुआ, अचानक बस की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, दरवाजा लॉक हो गया और धुएं से भरी एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। तेरे जैसे लोग ही मौत को न्योता देते हैं, अब बच के कहां जाएगा? वो बलबीर की आत्मा थी, लेकिन अब पहले से और ज्यादा विकराल। राजन ने जेब से कविता का पेंडेंट निकाला, उसकी चमक आत्मा को झुलसा रही थी। बलबीर चीखा, हट इसे, वो मेरी नहीं थी, वो मेरी बस में आई और मैंने उसे सिखाया डर का मतलब। राजन गुस्से में बोला, वो प्यार से भरी एक लड़की थी और तूने उसे हैवानियत से मिटा दिया। अब उसी की रोशनी से तुझे जलाया जाएगा। राजन ने पेंडेंट को बस की सीट पर रखा जहाँ कविता की हत्या हुई थी। एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और सीट जलने लगी, लेकिन साथ ही आत्माओं की चीखें भी आने लगी। कविता की आवाज उभरी, अब तू जा राजन, यहाँ से लौट मत आना। बाकी आत्माएं भी अब मुक्ति के द्वार पर हैं। बलबीर की आत्मा गायब होने लगी, जलती हुई राख बनकर उड़ गई और बस फिर से खाली हो गई। अगली सुबह राजन ने रेखा को सब कुछ सौंपा, पेंडेंट, फोटो और घटनाओं का वर्णन। अब पुलिस ने 1979 की फाइल फिर से खोली। पूरे सिक्किम में ये मामला वायरल हो गया। SKM 1123, एक बस जिसमें आत्माओं ने इंसाफ मांगा। रेखा ने एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया, सड़क सुरक्षा और महिला यात्रियों के लिए नई मुहिम, कविता सुरक्षा पथ। और बस राजन हर रात 12 बजे मोड़ पर खड़ा होता था, लेकिन वो बस अब कभी नहीं आई। कहते हैं आत्माएं अगर इंसाफ पा जाएं तो वो लौट कर नहीं आती। एक आत्मा को मुक्ति मिली, लेकिन क्या SKM 1123 वाकई थम गई, या अब कोई और आत्मा, कोई और रहस्य खुद को प्रकट करने वाला है? एक हफ्ता बाद शांति। रेखा और राजन को लगा जैसे सब खत्म हो चुका है। गायत्री देवी को मोक्ष मिल चुका था, बस अब कहीं नहीं दिख रही थी। रेखा वापस गंगटोक में अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। राजन अपने कैमरे के साथ नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया, पर मन अब भी बेचैन था। कभी कभी रात को रेखा को लगता कोई खिड़की के पास खड़ा है। उस रात रेखा को एक अजीब सपना आया। वो SKM 1123 की खाली बस में बैठी है, चारों ओर अंधेरा है। अचानक एक सीट से कोई उठता है, उसका चेहरा नहीं दिखता पर उसकी आवाज गूंजती है, अब मेरी बारी है। रेखा चीख कर उठ जाती है। सुबह राजन उसे मिलने आए। रेखा ने सपना सुनाया तो राजन बोला, सुनो, मैं कुछ लाया हूँ। उसने रेखा के सामने एक पुरानी डायरी रखी। ये मुझे पुरानी बस डिपो के स्टोर रूम से मिली। SKM 1123 से जुड़ी एक और कहानी इसमें है। नया नाम विजय ठाकुर। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, विजय ठाकुर, बस का एक सहायक ड्राइवर जो 1996 में गायब हो गया था। कहा जाता है कि उस रात विजय ने SKM 1133 को एक सुनसान रास्ते से मोड़ा था और बस कभी वापस नहीं आई। गायत्री देवी की कहानी से 5 साल पहले की बात थी ये। 2 आत्माएं, एक बस। रेखा की सांस थम गई। तो क्या बस में सिर्फ गायत्री देवी नहीं थी? राजन बोला, शायद गायत्री के साथ एक और आत्मा फंसी थी जो अब जाग गई है। फोन कॉल, अनजान आवाज। ठीक उसी पल रेखा का फोन बजा। नंबर प्राइवेट था। उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी ओर सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। रेखा का चेहरा पीला पड़ गया। कॉल कट गया। SKM 1123 फिर दिखाई दी। उसी रात गंगटोक के दूसरे छोर पर एक पुलिसकर्मी ने रिपोर्ट दी, सर, हमें रात 12:15 पर एक पुरानी बस दिखी जिसका नंबर था SKM 1123। अब यह बस वापस थी, लेकिन गायत्री देवी की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी। तो इस बार कौन था अंदर? कुछ चीजें खाली रह जाती हैं, जैसे किसी के लौटने की उम्मीद, और कुछ सीटें जैसे किसी के फिर से बैठने का इंतजार। राजन और रेखा ने पुराने बस स्टाफ से मुलाकात की। उन्हें उस दिन की असली जानकारी चाहिए थी। एक बुजुर्ग कंडक्टर हरगोविंद सिंह ने कांपते हाथों से कहा, सीट नंबर 13। वहीं बैठी थी एक औरत,
सफेद साड़ी में, पर वो बाकी लोगों से अलग थी। रेखा चौंकी। कौन थी वो? किसी को नहीं पता, टिकट भी नहीं लिया था और आग लगने से पहले ही वो गायब हो गई थी। एक तस्वीर और एक परछाई। राजन ने डिपो की पुरानी रिकॉर्ड फाइल से एक फोटो निकाली। धुंधली तस्वीर में सारे यात्री बस में बैठे थे, लेकिन सीट नंबर 13 पर एक धुंधली परछाई, चेहरा नहीं पर साड़ी का किनारा साफ दिख रहा था। रेखा ने सर उठाकर राजन को देखा। क्या ये वही है जो बाद में सफेद साड़ी वाली औरत बन गई? राजन की आंखें फैली। या शायद वही शुरुआत थी बस का लौटना। एक बार फिर रात के 12 बजे राजन और रेखा उसी मोड़ पर पहुंचे। आसमान साफ था पर माहौल भारी। और फिर SKM मिगिरसूत्री एक बार फिर प्रकट हुई, धीमे हॉर्न की आवाज के साथ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सीट नंबर 13 पर कोई बैठा था। रेखा ने कैमरा झूम किया। सफेद साड़ी, झुका चेहरा और बालों से ढका चेहरा। रेखा ने धीरे से कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? राजन बोला, अगर जवाब चाहिए तो हाँ। बस के अंदर घुसते ही हवा का दबाव बदल गया। सभी सीटें खाली थीं सिवाय एक के, सीट नंबर 13। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उस औरत ने धीरे से सर उठाया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखें सीधी राजन की आंखों में। और फिर एक धीमी आवाज, मैं कभी उस बस में नहीं चढ़ी थी, मुझे चढ़ाया गया था, बलि की तरह। राजन और रेखा सन्न रह गए। किसने? जिसने इस बस को मौत की गाड़ी में बदला, उसने कई आत्माओं को फंसाया और मैं पहली थी। रेखा ने फौरन पुरानी तफ्तीश दोबारा छानी। पता चला SKM 1130 का पहला ड्राइवर बलबीर नहीं था, उससे पहले कोई था जिसका नाम सभी फाइलों से मिटा दिया गया था। नाम रुद्रेश तांत्रिक। उसने बस को तंत्र साधना के लिए चुना था, यात्रियों की आत्मा को बंधक बनाकर काली सिद्धि पाने के लिए। सीट नंबर 13 उसी के लिए आरक्षित थी, बलि की पहली आत्मा के लिए। बस से निकलते वक्त राजन की आंखों के सामने एक और चेहरा कौन था? एक नर्स जिसकी पहचान अभी तक किसी ने नहीं की। और उसके कान में एक आवाज है, मैं अगली हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। कुछ जगहें दवाओं की नहीं, दहशत की महक से भरी होती हैं और कुछ अस्पताल मौत से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। सीट नंबर 13 की आत्मा के गायब होने के बाद राजन और रेखा बस से बाहर निकले ही थे कि राजन को फिर एक चेहरा दिखाई दिया। सफेद यूनिफॉर्म में एक महिला जो तेजी से धुंध में गायब हो गई। रेखा ने पूछा, अब कौन थी वो? राजन बोला, नर्स लग रही थी, पर आंखों में खून जैसा लाल रंग था। डर नहीं, गुस्सा था। रेखा ने पुराने हादसे की रिपोर्ट की एक अनरिलीज्ड फाइल निकाली, फाइल नंबर 23A। इसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी और उसमें नाम लिखा था नर्स अंजलि चौहान, उम्र 28, मृत पाई गई घटना स्थल से 7 किमी दूर एक सुनसान अस्पताल के बेसमेंट में। लेकिन अजीब बात यह थी, वो अस्पताल 20 साल पहले बंद हो चुका था। राजन और रेखा उसी वीरान हॉस्पिटल की ओर निकले, सेंट क्रूज चैरिटेबल अस्पताल, जहां आखिरी बार नर्स अंजलि को देखा गया था। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के मुख्य द्वार पर कदम रखा, एक तेज ठंडी हवा और खून से सना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही दीवारों पर खरोंचें दिखी, मुझे बचाओ, मैं जिंदा हूँ, झूठ बोला गया। अचानक एक वार्ड में रेखा को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर अंदर गई और देखा एक नर्स बेहोश पड़ी थी, उसकी रगें नीली और आंखें खुली थी। राजन बोला, ये इंसान नहीं, आत्मा है, ये कुछ कहना चाह रही है। नर्स की आंखों से एक लाल रोशनी निकलने लगी और फिर एक कंपाती आवाज, मैं मरी नहीं थी, मुझे मार दिया गया, मैंने कुछ देखा था, बस में कुछ गलत हुआ था। नर्स अंजलि SKM 1123 की एक बार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए गई थी। वहीं उसे पता चला बस में रुद्रेश तांत्रिक ने कुछ यात्रियों को जानबूझकर बिठाया था। बलि के लिए चुने गए थे वो लोग। अंजलि को जब ये राज पता चला, उसने पुलिस को बताने की धमकी दी, लेकिन अस्पताल के अंदर ही उसे मार दिया गया और उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया गया। नर्स की आत्मा ने राजन से कहा, मेरी फाइल को सार्वजनिक करो, मैं गवाह थी, पर मेरी आवाज दबा दी गई। रेखा ने उसी वक्त उस फाइल की डिजिटल कॉपी बनाकर मीडिया को लीक कर दिया और फिर अस्पताल की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगी और अंजलि की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलकर हवा में समा गई। एक और आत्मा को मुक्ति, लेकिन कौन अगला? राजन ने अपनी डायरी में लिखा, SKM 1130 अब एक चलती हुई कब्र गाड़ी नहीं, वो गवाही बन चुकी है हर उस आत्मा की पीठ जिसे कभी न्याय नहीं मिला। जैसे ही राजन ने अस्पताल से बाहर कदम रखा, उसे एक पुरानी पायल की आवाज सुनाई दी और किसी ने कान में फुसफुसाया, मेरे साथ मेरी सहेलियों को भी बस में भेजा गया था, हम पिकनिक पर निकले थे, मौत के मेले में पहुंच गए। कभी कभी जिंदगी एक सफर नहीं, एक जाल बन जाती है और कुछ सफर मौत की ओर खुलते हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। 7 पायलें और एक ही बस। राजन की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, छन छन छन। पायल की आवाज जैसे किसी लड़की के कमरे में इधर उधर दौड़ने से आ रही हो। रेखा भी उठ बैठी। उसने कहा, क्या तुमने भी सुना? राजन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, हाँ, ये आवाज बस के पिछले हिस्से से आ रही है। जैसे ही वो दोनों धीरे धीरे बस के अंदर बढ़े, एक पल को उनकी सांसें थम गई। बस के पिछले हिस्से में 7 लड़कियां बैठी थी, उम्र 15 से 20 साल के बीच, सभी सफेद कपड़े और पैरों में एक जैसी चांदी की पायल। सबकी आंखें बंद थीं और सब गा रही थीं एक अजीब लोकगीत, हम आए थे खेलने, लौटे कभी नहीं। रेखा की आंखों में पिछली जिंदगी की परछाई। रेखा अचानक कांप उठी, उसके जहन में एक दृश्य कौंध गया। वो एक स्कूल ट्रिप पर गई थी
सिक्किम के जंगलों की ओर, और बस में पायल पहनी लड़कियां थीं। रेखा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ इन्हें, ये मेरी सहेलियां थीं। ये सब उस दिन की हैं जिस दिन बस लापता हो गई थी। राजन चौंक गया। मतलब तुम उस लापता बस की एकमात्र जीवित यात्री हो? रेखा ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता कैसे बच गई, लेकिन शायद इन्हें अब मेरी जरूरत है। पिछली रात का रहस्य खुलता है। बस की अंदरूनी दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, धारचूला के मोड़ पर हमारी आत्माएं फंसी हैं, हमारा खेल अधूरा है, हमें घर जाना है। राजन और रेखा तुरंत सिक्किम के उस पुराने धारचूला मोड़ की ओर निकल पड़े। धारचूला का भूतिया मोड़। मोड़ पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों ओर धुंध छा गई। हवा में फूलों की सुगंध और साथ ही जली हुई लकड़ी की बदबू। राजन ने अपनी ट्रैवल डायरी खोली। इस जगह पर 7 साल पहले एक स्कूल बस खाई में गिर गई थी। कोई नहीं बचा सिवाय एक लड़की के जो बेहोश मिली थी। नाम था रेखा। रेखा सिहर गई। तब मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब सब दिख रहा है। हम सब खेलते खेलते दूर निकल गए थे और तभी बस ने ब्रेक फेल कर दिया था। मुक्ति की अंतिम चाबी, अधूरा खेल। रेखा ने अचानक कहा, हमें उनका वो खेल पूरा करना होगा, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। राजन ने झिझकते हुए पूछा, कैसा खेल? रेखा ने कहा, गोल घेरे में आंख बंद कर घूमते हुए पायल की आवाज पर एक नाम पुकारना, जो बच जाए वही अगला लीडर बनता है। लेकिन उस दिन कोई नहीं बचा था। रेखा ने उस जगह 7 सफेद पत्थरों से गोल घेरा बनाया और खुद के साथ राजन को भी बैठा लिया। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, बस की 7 आत्माएं प्रकट हो गईं। खेल दोबारा शुरू, लेकिन इस बार कोई मरता नहीं। रेखा ने जैसे ही पहली बार कहा, लाली तू छुप जा, वो लड़की मुस्कुराई और गायब हो गई। जैसे आत्मा को मुक्ति मिली। एक एक करके सब लड़कियों के नाम पुकारे गए। सोनू, चंचल, मीरा, शाइना, राधा। हर एक आत्मा खेल में हिस्सा लेती और फिर मुस्कुराकर हवा में विलीन हो जाती। आखिर में बची रानी, जो उस दिन की लीडर थी। उसने रेखा से कहा, तू अकेली नहीं बची थी, तू जिंदा रखी गई थी ताकि जब हम वापस आएं तू हमें पूरा कर सके। रेखा रो पड़ी और कहा, माफ कर दो रानी, अब मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। रानी मुस्कुराई और उसकी पायल की अंतिम खनक के साथ सब आत्माएं मुक्त हो गईं। बस की खिड़कियां खुली और सन्नाटा लौट आया। एसके मिगासू थी की पिछली खिड़कियां, जो सालों से जमी हुई थी, खुद ब खुद खुल गईं और पहली बार बस में कोई आत्मा नहीं बची थी। विजय ठाकुर को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन एसकेएम 1123 की कहानी क्या यही खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि अब कोई नई आत्मा उस बस से उतर चुकी है और उसका गुस्सा विजय से भी ज्यादा खतरनाक है। विजय ठाकुर की आत्मा की रिहाई के बाद एसकेएम 1123 का रहस्य खत्म मान लिया गया। बस सिटी ट्रांजिट के गोदाम में बंद, लेकिन रात के 2 बजे गोदाम में रखवाली कर रहे रामबाबू ने देखा बस की हेडलाइट अपने आप जल उठी और फिर हल्की सी छाया बस के दरवाजे से उतरती दिखाई दी। छाया धीरे धीरे रामबाबू के पास आई और फिर अचानक गायब हो गई। सुबह रामबाबू की लाश गोदाम के अंदर मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा डर से विकृत। देखा पूरी तरह ठीक थी। राजन के साथ उसने मीडिया में सच्चाई सामने लाकर विजय को इंसाफ दिलाया था। रब से नींद में फिर से आवाजें आने लगी थी, मुझे कोई और चाहिए, अब तुमसे काम बाकी है। रेखा ने राजन को बताया, एसकेएम 1123 से कोई और आत्मा भी जुड़ी थी जो अब बाहर आ चुकी है। राजन चौंक गया। तो विजय अकेला नहीं था? नहीं, रेखा बोली, बस में कोई और मरा था और अब वो आत्मा जीते जागते इंसानों को ढूंढ रही है। राजन ने नगर निगम से एसकेएम 1123 की एक पुरानी फाइल मंगवाई। उसमें सीईटी फुटेज थे साल 2007 के। बस के अंतिम दिन के फुटेज में विजय ठाकुर के अलावा एक और सवारी दिखी थी, एक महिला जो सीट नंबर 9 पर बैठी थी। फुटेज में बस अचानक झटका खाती है, फिर वो महिला सीट से गिरती है और जब बस रुकी उसका कोई नामो निशान नहीं था। फाइल में लिखा था, एक महिला लापता, नाम अज्ञात, पहचान नहीं मिली। रेखा ने ध्यान लगाकर बस के उस हिस्से की ओर देखा जहाँ महिला बैठी थी। उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक महिला लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और आंखों से टपकते आंसू। वो बोल रही थी, वो मेरा बेटा था, उन्होंने उसे मार दिया और मुझे भी। रेखा सिहर उठी। ये आत्मा किसी माँ की है जिसे न्याय नहीं मिला। उस रात शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। एक सरकारी गाड़ी जो एसकेएम 1123 की जांच से जुड़ी थी, तेज रफ्तार में सड़क किनारे पलट गई। ड्राइवर की लाश एक पेड़ से उलटी लटकी हुई मिली। गाड़ी की विंडशील्ड पर लिखा था, सीट नंबर 9। रेखा और राजन अब समझ चुके थे, कहानी में नया अध्याय शुरू हो चुका है। एक माँ अपने बेटे की मौत का बदला लेने लौटी थी और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सीट नंबर 9, जहाँ अब कोई बैठता नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कौन है वो और क्यों? इसका गुस्सा अब शहर को तबाह करने पर तुला है। एसकेएम 1123 अब कब्रिस्तान जैसी खामोश बस नहीं रही, वो फिर से जाग चुकी थी। इस बार शिकार बना ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक जूनियर इंजीनियर विपुल घोष, जिसने कुछ दिन पहले बस को कबाड़ घोषित करने की सिफारिश की थी। शाम 7:45 पर जब वो ऑफिस से बाहर निकला, सामने खड़ी बस की हेडलाइट अपने आप जल उठी। उसने मोबाइल निकाला और कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन अगली ही सेकंड मोबाइल उड़कर दूर जा गिरा और उसका शरीर झुलसा हुआ पाया गया। बस के अंदर की एक सीट, हाँ सीट नंबर 9, राख जैसी हो चुकी थी, जैसे वहां किसी ने अपने आप को जला डाला हो। रेखा ने अब इस आत्मा से कनेक्ट करने की ठानी। उसने वही नीला दुपट्टा पहना जो पहली बार विजय की आत्मा से बात करते समय पहना था। फिर ध्यान में बैठी, चारों ओर अगरबत्तियों की महक, मध्यम मंत्रों की गूंज।
देर बाद एक औरत की सिसकती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा जला दिया गया। मेरे साथ बस में जो हुआ वो एक हादसा नहीं, वो हत्या थी। रेखा ने पूछा, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बोली, मेरा नाम सविता है। सीट नंबर 9 पर मैं अपने बेटे मानव के साथ सफर कर रही थी। मुझे पता था ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है। रेखा और राजन ने पुराने अखबारों की कटिंग खंगाली। 1 जुलाई 2007 खबर छपी, महिला और उसका बेटा लापता। इसके हम 1-1-2-3 में आखिरी बार देखे गए। पुलिस को बस में जलने के संकेत मिले लेकिन शव नहीं मिले। राजन बुदबुदाए, विजय अकेला हत्यारा नहीं था, उसमें और लोग भी शामिल थे। कौन थे बाकी दोषी? रेखा ने सविता की आत्मा से पूछा, क्या तुम हमें उनका नाम बता सकती हो जिन्होंने तुम्हें मारा? सविता बोली, बस ड्राइवर, कंडक्टर और एक अफसर। वो मेरे पति के दुश्मन थे, मुझे भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब मैं लौट आई हूँ और अब सबको जलाकर राख कर दूंगी। अगला टारगेट बस डिपो अफसर दूसरी रात। स्केम 1-1-2-3 की लाइट्स एक बार फिर जली। डिपो अफसर सुरेश चौधरी की गाड़ी के बोनट पर खून से लिखा था, मेरा हिसाब बाकी है। सुबह उसका शव उसकी सीट पर मिला, आंखें फटी हुई और चेहरा काला पड़ चुका था। सीट नंबर 9 फिर से राख हो चुकी थी। रेखा ने राजन से कहा, अगर हम सविता की आत्मा को इंसाफ नहीं दिला पाए तो ये शहर जलकर खाक हो जाएगा। ये आत्मा बदले के लिए आई है। जब किसी माँ की चीखें आग में दबा दी जाती हैं, वो आत्मा नहीं बनती, वो बदला बन जाती है। और SKM 1-1-2-3 की आग अब शहर की हड्डियां चबाने को तैयार है। रेखा का ध्यान अब पूरी तरह सविता की आत्मा पर था। उसने फिर एक सेशन शुरू किया, इस बार एक मंदिर के बाहर जहां आत्माएं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। सविता की आत्मा सामने प्रकट हुई। अब वो धुएं से बनी औरत नहीं, अब वो आग में लिपटी माँ थी, जलती हुई लाल साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखों में तांडव। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं नहीं रुकूंगी जब तक आखिरी गुनहगार भी खाक न बन जाए। रेखा ने हाथ जोड़कर कहा, हमें सब सच बताओ ताकि हम तुम्हारे साथ न्याय कर सकें। रेखा और राजन अब पहुंचे SKM 1123 के ड्राइवर विजय के पुराने घर की ओर। घर अब खंडहर बन चुका था, मगर दीवारों पर अब भी कुछ उभरे हुए शब्द थे, खून से लिखे हुए। सविता, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर देना। राजन बोला, लगता है विजय को पछतावा था, शायद वो सब कुछ जानता था। रेखा ने जवाब दिया, लेकिन बाकी 2 दोषी अब भी जिंदा हैं और वो सविता की सूची में है। एक और मौत, एक और चेतावनी। अगली सुबह शहर के एक नामी बिल्डर प्रकाश सेठी की लाश उसके निर्माणाधीन ऑफिस के बेसमेंट में मिली। उसकी गर्दन में फंसी थी बस की रसीद। SKM 1-1-2-3 की आखिरी सवारी वाली। रेखा ने जांच की तो पता चला बिल्डर ही वो तीसरा आदमी था जिसने सरकारी बस को जानबूझकर जलवाया था ताकि वहां मॉल बनाया जा सके। अब सविता ने 2 को खत्म कर दिया। बचा कौन? राजन ने कहा, बचा सिर्फ एक कंडक्टर रमेश। कहानी अब सीधी जा रही थी रमेश की ओर। वही कंडक्टर जिसने दुर्घटना के बाद सबूत मिटाए थे, वो अब पहाड़ों में कहीं छिपा था। राजन और रेखा ने उसके पुराने गांव का पता निकाला। सिक्किम के पास एक वीरान घाटी जहां हर रात ठंडी हवाएं किसी के रोने की गूंज लाती थी। गांव के एक साधु से पता चला कि रमेश कई सालों से वहां एक झोपड़ी में छिप कर रह रहा है। साधु ने चेतावनी दी, जिसने माँ और बेटे की चीखें अनसुनी की हों, उसे कोई जंगल, कोई पर्वत नहीं बचा सकता। रेखा और राजन झोपड़ी तक पहुंचे, लेकिन वहां रमेश बेसुध पड़ा था। दीवार पर लिखा था, सीट नंबर 9 आ चुकी है। रेखा डरने लगी थी कि अगर आत्मा को इंसाफ ना मिला, ये आत्मा निर्दोषों को भी नहीं छोड़ेगी। राजन ने उसे समझाया, तुमने जितना अब तक किया है उससे कई जिंदगियां बची हैं, अब तुम्हें और भी साहस दिखाना होगा। जिस घड़ी इंसान की आत्मा पर बोझ बढ़ जाए, वहां से शुरू होता है आत्मा का बदला। और SKM 1-1-2-3 की अगली सवारी मौत बनकर उतरती। झोपड़ी की दरारों से तेज हवा और राख उड़ रही थी। रेखा और राजन जैसे ही अंदर दाखिल हुए, रमेश एक कोने में सिमटा पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई, चेहरा पसीने से भीगा, होंठ कांप रहे थे। वो आ गई है, उसने कहा। तूने मेरी आंखों के सामने बेटे को मरने दिया, अब तू भी जलेगा, मगर धीरे धीरे। राजन ने रमेश को हिलाया। बोलो रमेश, सविता के साथ क्या किया था तुमने? रमेश हिचकियों के बीच बोला, मैं जानता था, बस में आग लगाई जा रही है। मैंने देखा था उसका बेटा चीख रहा था, मगर डर गया, भाग गया। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ आत्मा को नहीं मारा, एक माँ की उम्मीद मार दी। अचानक हवा बंद हो गई, झोपड़ी के चारों ओर सन्नाटा। फिर रेखा ने देखा, दरवाजे पर वही लाल साड़ी में लिपटी आग की आत्मा खड़ी थी। सविता, उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकल रहे थे, बाल धुएं की तरह उड़ रहे थे। रमेश, तेरी चीखें उसी आग में जलेंगी जिसमें मेरा बेटा जला था। रेखा चिल्लाई, नहीं सविता, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारा चैन नहीं मिलेगा। सविता ठिठकी, उसकी आंखों में कुछ पल को नरमी आई। मगर तभी रमेश भागने लगा। पूरी झोपड़ी में आग लग गई, दीवारें पिघलने लगी और रमेश के चीखने की आवाज गूंजने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। सविता, रेखा और राजन किसी तरह भागकर बाहर आए। पीछे झोपड़ी धू धू कर जल रही थी। राख में से सविता की परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। रेखा फूट पड़ी, अब तुम्हें चैन मिला? सविता की आत्मा धीमे स्वर में बोली, न्याय मिला मगर चैन नहीं, क्योंकि बस SKM 1-2-3 अब भी चलती है। उन आत्माओं के साथ जो हर रात 12 बजे इंतजार करती है अपनी आखिरी सवारी की। जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आती, मेरी आत्मा भटकेगी। राजन और रेखा वापस शहर लौटते हैं।
वे जानते हैं, ये कहानी बस रमेश की मौत तक नहीं थी, ये कहानी उस सिस्टम की थी जिसने एक माँ और उसके बेटे को जलने दिया और उस बस को भूत बना दिया। रेखा अब ठान चुकी थी, मैं एसकेएम 1123 की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगी ताकि सविता की आत्मा मुक्त हो सके। जब मौत अपनी जगह चुनती है तो रास्ते नहीं, रूहें बदलती हैं। और एसकेएम 1123 आज एक नई सवारी लेने कब्रिस्तान पहुंची है। अगली रात 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे। राजन और रेखा ने फैसला किया था, इस बार एसकेएम 1123 में खुद सवारी बनकर बैठेंगे। वे उस जगह पहुंचे जहां वो बस अक्सर दिखती थी, शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान के पास। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न सूझे। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी सड़ी हुई मिट्टी। रेखा की सांसें तेज चल रही थी। राजन, तुमने सुना? कोई दरवाजा खुद खुला है। राजन ने चारों तरफ देखा, शायद बस आने वाली। और तभी एक झटके के साथ सामने अंधेरे में एक लाल रोशनी चमकी। बस धीरे धीरे सामने वही पुराना ढांचा, टूटे कांच, झूलते तार और उस पर लिखा था SKM.1123, सिर्फ एक तरफ का सफर। रेखा ने कांपते हाथों से राजन का हाथ थामा। हम अंदर चलेंगे, अगर जो भी हो। दरवाजा बंद होने से पहले बाहर निकलना है। उन्होंने बस में कदम रखा। अंदर घूप अंधेरा, सीटों पर धुंधली आकृतियां जिनकी आंखें बस बाहर ताक रही थीं, बिना पलक झपकाए। राजन फुसफुसाया, ये यात्री नहीं, ये आत्माएं हैं। बस में जैसे ही वो आगे बढ़े, एक सीट पर बैठे चेहरे ने रेखा को देखा। तुम आई हो सविता के लिए, मगर अब तुम्हें जाना होगा उस जगह जहां आत्माएं बस से उतरती हैं। रेखा डर से पीछे हटी। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ, एक आवाज गूंजी। तो चलो अंतिम स्टॉप की ओर। SKM 1123 झटके से चल पड़ी, मगर बाहर कोई रास्ता नहीं था, बस धुंध। और धीरे धीरे सामने आता कब्रिस्तान। बस रुकी और बस का दरवाजा खुद खुल गया। एक के बाद एक आत्माएं उतरने लगी, कोई रोते हुए, कोई चिल्लाते हुए, कोई शांत। रेखा ने देखा वहाँ हर एक आत्मा अपने नाम की कब्र पर जा रही थी, जैसे उन्हें बस उनकी अंतिम जगह पर छोड़ा जा रहा हो। एक कब्र पर लिखा था, दीपक, उम्र 7 साल, हादसा, SKM 1123। रेखा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। ये वही बच्चा है, सविता का बेटा। रेखा ने देखा, नन्हा सा बच्चा सफेद कपड़ों में उनके पास आकर रुका। आप मम्मी को ले आए क्या? रेखा की आंखें भर आई। मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी मम्मी अभी तुम्हारे लिए तड़प रही है। दीपक मुस्कुराया, मुझे अब डर नहीं लगता, बस एक बार मम्मी को गले लगाना है, फिर मैं भी सो जाऊंगा। रेखा के आंसू रुक नहीं रहे थे। अभी एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, अब वक्त है, SKM 1123 वापस लौटेगी, अगर अगली बार किसे साथ ले जाएगी ये तय नहीं। राजन और रेखा बस से भागने लगे, अगर दरवाजा बंद। रेखा चिल्लाई, हमें बाहर जाने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। आवाज गूंजी, गलती ना करने वालों को सच्चाई बताने की सजा मिलती है, याद रहो। जोरदार झटका और वो दोनों कब्रिस्तान के बाहर जमीन पर गिरे हुए मिले। SKM 1130 गायब हो चुकी थी। राजन और रेखा होश में आए। सूरज की हल्की किरणें कब्रों पर पड़ रही थी। उनके हाथ में एक पुराना फोटोग्राफ था, सविता, दीपक और एक स्कूल ही बस। पीछे एक लाइन लिखी थी, सच्चाई बताओ वरना SKM Falls on the Street 3 अगली बार तुम्हारे लिए आएगी। SKM 1123 अब किसी भी दिशा में रुक सकती है। अगली सवारी कौन बनेगा कोई नहीं जानता, मगर जो बस स्टॉप नंबर 9 पर रुके वो शायद कभी लौट कर ना आए। रेखा और राजन ने शहर लौटने के बाद SKM 1123 की सच्चाई सामने लाने की ठान ली थी। लेकिन कुछ दिन शांति से बीते, फिर अचानक शहर में खबर फैल गई। हर रात बस स्टॉप नंबर 9 से कोई न कोई इंसान लापता हो रहा है, जिसको कोई सुराग नहीं मिला। CCTV में कोई तस्वीर, न कोई गवाह। बस एक बार हर रिपोर्ट में कॉमन थी, लास्ट टाइम SKM 1123 की झलक देखी गई थी। रेखा को एक पुराना थैला मिला बस स्टॉप के पास। उसमें एक लड़की की डायरी थी, उसका नाम था अनन्या। डायरी की आखिरी एंट्री थी, मैं हर रात उसी बस का इंतजार करती। SKM 1123 वो बस जो सपनों में आती, आज मैं उस पर सवार हो जाऊंगी। अगर वापस आई तो सब बताऊंगी। इसके बाद अनन्या का कोई अता पता नहीं। बस स्टॉप नंबर 9 रात का इंतजार राजन और रेखा ने तय किया। इस बार छिपकर देखेंगे कि आखिर बस स्टॉप नंबर 9 पर हो क्या रहा है। रात 11:55। दोनों झाड़ियों में छिपे थे, ठंडी हवा चल रही थी, सड़क सुनसान। 11 बजे अचानक माहौल में अजीब सी ठंडक भर गई और ठीक 12 बजे तेज रोशनी के साथ SKM 1123 प्रकट हुई। बस की हालत बदतर थी। इस बार दरवाजे पर खून के निशान थे और सामने लिखा था, सवारी एक, मंजिल अज्ञात। नई सवारी, एक बूढ़ा आदमी। इस बार बस स्टॉप पर एक अकेला बूढ़ा आदमी खड़ा था, थका हुआ, कांपता हुआ। बस की लाइट उस पर पड़ी और जैसे किसी सम्मोहन में वो चुपचाप बस के अंदर चला गया। राजन फुसफुसाया, हमें उसे रोकना होगा। रेखा ने हाथ थामा, नहीं, अगर हम निकले तो अगली सवारी हम हो सकते हैं। और अगले ही पल दरवाजा बंद, लाइट गुल और SKM 1123 गायब। रात के बाद रेखा को एक सपना आया। अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी। मैं अनन्या हूँ, मैंने बस पकड़ी थी, लेकिन यहाँ कोई नींद नहीं, कोई सुकून नहीं। SKM 1123 आत्माओं को कैद करती है और अब वो ज्यादा आत्माएं चाहती है। रुको, मुझे कोई खींच रहा है, मुझे जाने दो। रेखा नींद से चौंक कर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थी और उसके हाथ में अनन्या की वही डायरी में अब एक और लाइन जुड़ गई थी, बस स्टॉप नंबर 9 बंद करो वरना SKM 1123 पूरे शहर को निगल जाएगी। रेखा ने राजन से कहा, हमें लोगों को चेतावनी देनी होगी, बस स्टॉप नंबर 9 को बंद करवाना होगा। लेकिन क्या पुलिस उनकी बात मानेगी? जब दरवाजा बंद हो और पीछे सिर्फ चीखें हो तो समझ लो
SKM-1123 अब तुम्हारे बहुत करीब है। रेखा और राजन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी जानकारी दी। अनन्या की डायरी, गायब हुए लोग, SKM-1123 की गतिविधियां, बस स्टॉप नंबर 9 की सच्चाई। लेकिन इंस्पेक्टर हर्षवर्धन ने सब कुछ हंसी में उड़ा दिया। हॉरर फिल्मों के सीन मत दिखाओ यहाँ, ये 21वीं सदी है। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। रेखा गुस्से में उठ खड़ी हुई। अगर यही सोचकर बैठे रहोगे तो अगली बार तुम्हारे आदमी भी गायब होंगे। एक और रात, एक और हादसा उस रात। शहर की सबसे शांत कॉलोनी में 18 साल का युवक अमर, SKM-1123 की नई सवारी पर। उसके दोस्तों ने बताया वो मजाक में कहता था भूतों की बस में घूमने चला जाएगा, और सच में चला गया। अमर की मां ने तो दरवाजा खुद खुला था। बस में बैठते ही अंदर कोई खींचने लगा। अचानक अंधेरा, वो गायब। और अगले दिन अमर की मां के दरवाजे पर जला सा बस टिकट पड़ा था, SKM-1123 नॉन रिटर्न जर्नी। राजन को याद आया कि शहर की पुरानी लाइब्रेरी में एक बार वो एक फाइल देख चुका था, 1965 की SKM दुर्घटना। वो और रेखा उसी रात लाइब्रेरी पहुंचे। धूल भरी फाइल में लिखा था 1965 में सिक्किम परिवहन विभाग की एक बस SKM-1123 बर्फीली घाटी में फिसलकर खाई में गिर गई थी। उसमें 33 यात्री थे, सभी मारे गए, लेकिन आज तक उस बस का मलबा नहीं मिला। रेखा ने फाइल की आखिरी लाइन पढ़ी। लोग कहते हैं उस बस के यात्रियों की आत्माएं आज भी मंजिल पर पहुंचने को भटकती। अगली रात राजन और रेखा ने तय किया कि इस बार वे सामने से बस को रोकेंगे। 11:59 पर वे बस स्टॉप नंबर 9 पर खड़े थे। ठंडी हवाओं ने शरीर सुन्न कर दिया। दूर से वही झंझनाती आवाज आई। घड़ियों की सुइयां 12 पर आ चुकी थी और सामने वही पुरानी टूटी फूटी SKM-1123 बस धीमे धीमे पास आई। लेकिन इस बार दरवाजा नहीं खुला। बस रुकी और फिर खिड़कियों से झांकती 33 जोड़ी आंखें खड़ी हुई। फोन से लगभग रेखा और राजन को भूलने लगी। एक गिनती चाहिए, आत्मा। और रेखा कांपती आवाज में बोली, हम आए हैं हमारी मदद करने, मैं मुक्ति देने। बस के दरवाजे पर लिखा शब्द लॉक अचानक जल उठा। दरवाजा खुद ही खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से चीखों की एक लहर बाहर आई। रेखा ने महसूस किया कि कोई उसके दिमाग में बोल रहा है, हमें छोड़ दो, हमें रुकना नहीं, हमें मंजिल चाहिए। राजन ने एक पुराना मंत्र पढ़ा जो उसने एक तांत्रिक से सीखा था, AUM नमः शिवाय मुक्ति रूपाय नमः। अचानक बस के भीतर की लाइटें टिमटिमाई और एक के बाद एक यात्रियों की आत्माएं रोशनी में विलीन होने लगी। लेकिन तभी बस के भीतर से एक काली परछाई निकली। वो बस की आत्मा थी, वो जिसने 33 लोगों को कैद कर रखा था। तुमने मुझे चैलेंज किया, अब तुम मेरी बस से जिंदा नहीं जाओगे। रेखा का बलिदान। परछाई ने राजन पर झपट्टा मारा, लेकिन रेखा बीच में आ गई। उसके शरीर से तेज रोशनी निकली। मेरे अंदर मां की मन्नत का रक्षा कवच है, मैं तुझे रोक सकती हूँ। काली परछाई चीखी, बस कांपने लगी और फिर धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। SKM-1123 की लाइट बुझ गई, दरवाजा बंद और बस झिलमिलाती चमक के साथ गायब हो गई। अंत में और सुराग सुबह। राजन और रेखा जब होश में आए, वो बस स्टॉप पर थे। उनके हाथ में एक आखिरी चीज थी, SKM-1123 की चाबी, और उस पर लिखा था आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। और क्या SKM-1123 वाकई रुक चुकी है? जिसे सबने अंत समझा, वो असल में एक नई शुरुआत थी। SKM-1123 लौट आई है और इस बार कुछ बदल चुका है। राजन ने हाथ में वो पुरानी जली हुई चाबी उठाई। चाबी किसी आम बस की नहीं थी, उस पर एक अजीब चिन्ह खुदा था, एक त्रिकोण जिसके बीचों बीच एक आंख थी। रेखा ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही प्रतीक है जो 1965 की दुर्घटना वाली फाइल में था, याद है? राजन ने चाबी को घुमाकर देखा। पीछे एक उभरा हुआ नंबर था 86, लेकिन SKM-1123 तो बस का नंबर था। ये 86 क्या था? रेखा ने शहर के पुराने नक्शे पलटे। शहर से कुछ मील दूर एक पुरानी वर्कशॉप हुआ करती थी, गारेज 60, जहाँ 60 और 70 के दशक की सरकारी बसें रिपेयर होती थी। अब वो जगह वीरान थी। राजन और रेखा ने तय किया, अब इस चाबी का जवाब सिर्फ वही मिलेगा। अगली शाम दोनों गैराज 66 पहुंचे। वहां चारों ओर जंग लगे औजार, टूटे फूटे वाहन और पुरानी बसों के ढांचे पड़े थे। मगर बीच में एक बस पूरी सही हालत में थी, धूल से ढकी, लेकिन जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। राजन ने चाबी निकाली और चौंक गया। ये चाबी इसी बस में फिट हो रही है, लेकिन बस पर कोई नंबर नहीं था, ना SKM-1123, न कोई और पहचान। अभी घुमाते ही कुछ बदल गया। राजन ने जैसे ही चाबी घुमाई, पूरी वर्कशॉप में झंझनाहट गूंज उठी। पुरानी लाइटें जलने लगी, रेडियो अपने आप बज उठा और हवा में एक भारीपन आ गया। रेडियो पर आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, SKM-1123 अपनी आखिरी यात्रा पर निकल रही है। रेखा कांपती हुई बोली, SKM-1123 तो गायब हो गई थी, ये बस क्या है? अभी अचानक उस बस पर कुछ उभरने लगा, SKM-1123, लेकिन उसके नीचे एक नई लाइन आई, रिलोडेड, नए आत्माओं की तलाश। बस का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से वही खुली हुई आत्माओं की फुसफुसाहट। अब हमें सिर्फ यात्रियों की आत्माएं नहीं चाहिए, हमें ड्राइवर चाहिए, स्थायी। इस बार कोई वापसी नहीं। रेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। SKM-1123 सिर्फ सवारियां नहीं, उसे चलाने वाला चाहिए, वही जो इसमें समा जाए। रेखा ने देखा कि बस की सीट पर राजन की तस्वीर उभर आई, ड्राइवर की यूनिफॉर्म में। नहीं, ये तुमसे क्या चाहती है? राजन ने धीरे से कहा, शायद मुझे इसकी अगली यात्रा के लिए चुना गया है। बस के भीतर से निकली परछाई ने राजन की ओर हाथ बढ़ाया। वो है जो आत्माओं को मुक्त कर सकता है, तुझे ही इनकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। एक और रहस्य खुला। अभी वर्कशॉप के एक कोने में एक पुरानी अलमारी खुल गई। उसमें एक और फाइल थी, ऑपरेशन SKM, क्लासिफाइड बाय गवर्नमेंट, 1965। उस फाइल में लिखा था, यह कोई आम दुर्घटना नहीं थी। SKM-1123 को एक सीक्रेट प्रयोग के तहत भेजा गया था। वैज्ञानिकों ने आत्मा स्थानांतरण तकनीक की टेस्टिंग की थी और फिर वो बस नियंत्रण से बाहर हो गई। रेखा पढ़ती चली गई, इस प्रयोग में शामिल हर वैज्ञानिक या तो मारा गया
या गायब हो गया? राजन ने चुपचाप कहा, ये आत्माएं नहीं, ये प्रयोग की गई आत्माएं हैं। छटपटाती, गुस्से में, अधूरी फैसला, आत्माओं को सच में मुक्त करना राजन अब समझ चुका था। अगर SKM 1123 को रोका नहीं गया तो ये रीलोडेड होकर और शक्तिशाली हो जाएगी। उसे बस में बैठना होगा, बस को मंजिल तक ले जाकर सबको मुक्त करना होगा। रेखा रोती हुई बोली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। राजन मुस्कुराया, अगर मैं नहीं गया ये और आत्माओं को निगल जाएगी, शायद यही मेरा कर्म है। बस चल पड़ी। आखिरी यात्रा। राजन ने चाबी फिर से घुमाई। SKM 1123 के इंजन ने सर्द रात में गूंज भरी और बस धीरे धीरे वर्कशॉप से बाहर निकलने लगी। रेखा आखिरी बार पीछे भागी। राजन लौट आना। राजन की हल्की सी मुस्कान, दरवाजा बंद। बस रात के अंधेरे में गायब हो गई। SKM 1123 अब सामान्य बस नहीं रही, वो एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का जो ना देखी है न समझी है। और अब राजन उस दरवाजे के भीतर प्रवेश कर चुका है। बस की खिड़की के बाहर कुछ भी सामान्य नहीं था। राजन ने जैसे ही बस की सीट संभाली, खिड़कियों के बाहर का दृश्य धुंधला पड़ गया। शहर, सड़कें, पेड़ सब गायब हो गए। बस के बाहर बस धुंध, नीली रोशनी और कभी कभी दौड़ती परछाइयां थी। क्या मैं अब भी इसी दुनिया में हूँ? राजन ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कोई नहीं था। यात्री जो कभी जीवित थे, अब क्या? पीछे सीटों पर हलचल थी। राजन ने पलट कर देखा, वहां अब इंसान नहीं थे, बल्कि उनकी छायाएं थी। हर एक छाया के चेहरे पर एक अलग दर्द, एक अलग कहानी। एक औरत की आत्मा बार बार खिड़की से झांकती, जैसे किसी स्टेशन पर किसी को ढूंढ रही हो। एक बुजुर्ग आत्मा हर 5 मिनट में घंटी बजाती। कंडक्टर, मेरा स्टेशन आ गया क्या? राजन की सांसें तेज हो गई। ये आत्माएं कहीं फंसी हैं, ये कहीं जा नहीं रही, बस घूम रही हैं। सालों से घड़ी की सुई उल्टी चल रही थी। बस का रेडियो 1965 की खबरें सुना रहा था। SKM 123 की बस रहस्यमयी ढंग से लापता। राजन समझ गया, ये बस समय के एक बंद लूप में फंसी है, हर बार घूमकर वहीं लौट आती है। दुर्घटना के दिन पर भी एक दरवाजा खुला, बस के भीतर ही एक दूसरी दुनिया का दरवाजा। राजन खड़ा हुआ। वो दरवाजा पूरी तरह भौतिक नहीं था, वो धुंधला कांपता हुआ सा। दरवाजे के अंदर एक गली दिखाई दी, जहाँ आत्माएं कर रही थी, कुछ रो रही थी, कुछ पूजा कर रही थी, बस बैठकर आकाश की ओर देख रही थी। वहाँ एक बोर्ड था, मुक्ति द्वार। राजन ने समझा, मुझे बस को यहाँ लाकर रोजाना के दोहराव से बाहर निकालना है, भी ये आत्माएं अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगी। जैसे ही राजन ने बस मोड़ी और मुक्ति द्वार की ओर बढ़ाई, बस में हलचल शुरू हो गई। वो आत्माएं जो मुक्त नहीं होना चाहती थी या जो बंधी हुई थी SKM 1223 से, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। एक आत्मा चिल्लाई, नहीं, हमें यहीं रहना है, ये हमारी दुनिया है। बस में सीटें हिलने लगी, शीशे फटने लगे और राजन का नियंत्रण छिनने लगा। रेखा की पुकार समय और आत्माओं को चीरती हुई। तभी राजन को अपने दिमाग में रेखा की आवाज सुनाई दी, राजन तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो आवाज जैसे रोशनी बन गई। राजन ने चाबी को फिर से घुमाया, पूरी शक्ति से। बस कांपी, झटके से पलटी और अचानक मुक्ति द्वार के ठीक सामने रुक गई। जैसे ही दरवाजा खुला, आत्माएं एक एक कर बाहर निकलने लगी। उनके चेहरे शांत हो गए। अंधेरे की जगह अब उनके चारों ओर हल्की सी रोशनी थी। एक आत्मा ने रुककर राजन से कहा, तुमने हमें मुक्त किया, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। SKM 123 की बॉडी से धुआं निकलने लगा। उसका रंग काला नहीं, सफेद होने लगा और धीरे धीरे वो गायब हो गई, हवा में घुलती हुई। राजन जमीन पर बैठा रहा, थका हुआ लेकिन शांत। लेकिन क्या ये अंत था? अभी उसे अपने जेब में कुछ महसूस हुआ। वो चाबी अभी वहां थी, लेकिन अब उस पर लिखा था, नेक्स्ट स्टॉप प्रकृतिक टनल। राजन की आंखें फैल गईं। SKM 1123 तो बस शुरुआत थी। अब राजन उस रहस्यमयी चाबी के साथ उस सुरंग की ओर बढ़ रहा है, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं और हर कदम पर मौत के साये हैं। राजन ने जैसे ही SKM 1123 की चाबी को ध्यान से देखा, उस पर उभरा एक नया नक्शा, एक पतली टेढ़ी मेढ़ी सुरंग की रेखा, जिसके अंत में लिखा था, रक्तिक टनल, आत्माओं का अंतिम ठिकाना। चाबी चमकने लगी और राजन का सिर भारी हो गया। कुछ यादें, कुछ दृश्य राजन के दिमाग में कौंधने लगे। एक सुरंग, लहूलुहान चेहरे, ट्रेन की आवाजें और फिर चीखें। सिक्किम के बाहर वो निषिद्ध प्रवेश द्वार। राजन एक पुराने भूगोलवेत्ता से मिलता है। वो बताता है कि रक्तिक सुरंग अभी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, लेकिन अचानक बंद कर दी गई। उस सुरंग में सैकड़ों मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। लोग कहते हैं वो आत्माएं आज भी वहां काम करती हैं, अंधेरे में, बिना शरीर के। राजन को लगता है SKM 123 की आत्माएं इसी सुरंग से जुड़ी थी और अब ये चाबी उसे वहीं ले जाना चाहती है। रक्तिक सुरंग का प्रवेश, बिना वापसी के रास्ता, चंद्रमा की रोशनी में। राजन पुरानी पटरी पकड़कर सुरंग के दरवाजे तक पहुंचता। दरवाजा लोहे का था, उस पर जंग और खून के धब्बे साफ दिखते थे। अभी हाथ में लेते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता और सामने एक और बस, धुंध से बनी लेकिन नंबर प्लेट पर RT के नाम। रक्तिक टनल को, अंदर की सवारियां, अधूरी आत्माएं। राजन बस में प्रवेश करता है।
लेकिन ये बस एएसकेएम 1123 से भी ज्यादा डरावनी थी। यहाँ आत्माएं अधूरी थी, किसी की टांग नहीं थी, किसी का सिर आधा था। कुछ आत्माएं बस जमीन पर घिसटती जा रही थी। एक आत्मा राजन के पास आई। क्या तुम हमें हमारे टुकड़े दिला सकते हो ताकि हम पूरी आत्मा बन सके? बस अब सुरंग के भीतर प्रवेश करती है। अंधेरा इतना घना कि हेडलाइट्स भी हार मान जाए। बस की खिड़की के बाहर दीवारों पर हाथ चलते दिखते हैं, अभी खून से सने, अभी जलते हुए। रेखा की आवाज फिर गूंजती है, राजन ये आत्माएं बंधी हुई हैं क्योंकि उनके शरीर के टुकड़े यहीं दबे हुए हैं, इन्हें ढूंढो। राजन हर पड़ाव पर उतरता है, टॉर्च लेकर सुरंग के हिस्सों में जाता है। वहां उसे पुराने मजदूरों की हड्डियां मिलती हैं जिनके पास से उनके नामों की पट्टियां हैं। जैसे ही राजन वो टुकड़े वापस आत्माओं को सौंपता है, उनका चेहरा बदलता है, वो शांत हो जाते हैं। लेकिन एक आत्मा बाकी रहती है। वो बस में अकेली बैठी थी और उसका शरीर तक नहीं मिला। राजन सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है। वहां एक लाल कमरा होता है जो किसी पुरानी प्रयोगशाला जैसा दिखता है। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर जंजीरें और एक कंकाल जिसके हाथ में थी दूसरी चाबी, लेकिन वो चाबी झुलसी हुई थी। और जैसे ही राजन ने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चमका। ये आत्माएं जब जिंदा थी तो इस सुरंग में एक प्रयोग के तहत मारी गई थी ताकि आत्मिक ऊर्जा का उपयोग कर टाइम ट्रैवल किया जा सके। एसकेएम 1123 RT के 00। नो, ये कोई सामान्य बसें नहीं थी। ये आत्माओं को एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाने वाली रहस्यमयी ट्रांसपोर्ट्स थी। और राजन अब इनका नया संरक्षक बन चुका था। लेकिन रेखा, वो कहाँ है? राजन जैसे ही बस की तरफ लौटा, उसे रेखा की आत्मा सामने खड़ी दिखी। राजन, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जब तक ये सब आत्माएं मुक्त नहीं हो जाती। राजन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन बस चल पड़ी थी अब अगली मंजिल की ओर। एसकेएम 1123 तो बस शुरुआत थी। अब राजन उस रहस्यमयी चाबी के साथ उस सुरंग की ओर बढ़ रहा है जहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं और हर कदम पर मौत के साए हैं। राजन ने जैसे ही एसकेएम 1123 की चाबी को ध्यान से देखा, उस पर उभरा एक नया नक्शा, एक पतली टेढ़ी मेढ़ी सुरंग की रेखा जिसके अंत में लिखा था रक्तिक टनल, आत्माओं का अंतिम ठिकाना। चाबी चमकने लगी और राजन का सिर भारी हो गया। कुछ यादें, कुछ दृश्य राजन के दिमाग में कौंधने लगे। सुरंग, लहू लुहान चेहरे, ट्रेन की आवाजें और फिर चीखें। सिक्किम के बाहर वो निषिद्ध प्रवेश द्वार। राजन एक पुराने भूगोलवेत्ता से मिलता है। वो बताता है कि रक्तिक सुरंग कभी अंग्रेजों के जमाने में बनी थी, लेकिन अचानक बंद कर दी गई। उस सुरंग में सैकड़ों मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। लोग कहते हैं वो आत्मा आज भी वहां काम करती है, अंधेरे में, बिना शरीर के। राजन को लगता है एसकेएम 1123 की आत्मा है, इसी सुरंग से जुड़ी थी। ये चाबी से वही ले जाना चाहती है। एक सुरंग का प्रवेश। बिना वापसी के रास्ते चंद्रमा की रोशनी में राजन पुरानी पटरी पकड़कर सुरंग के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा लोहे का था, उस पर जंग और खून के धब्बे साफ दिखते थे। चाबी हाथ में लेते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और सामने एक और बस, धुंध से बनी, लेकिन नंबर प्लेट वही, RT के 9, रक्तिक टनल कोच। अंदर की सवारियां, अधूरी आत्माएं। राजन बस में प्रवेश करता है, लेकिन ये बस एसकेएम 1123 से भी ज्यादा डरावनी थी। यहाँ आत्माएं अधूरी थी, किसी की टांग नहीं थी, किसी का सिर आधा था। कुछ आत्माएं बस जमीन पर घिसटती जा रही थी। एक आत्मा राजन के पास आई। क्या तुम हमें हमारे टुकड़े दिला सकते हो ताकि हम पूरी आत्मा बन सकें? सुरंग के भीतर समय और मांस का अंतहीन भूल भुलैया। बस अब सुरंग के भीतर प्रवेश करती है। अंधेरा इतना घना, हेडलाइट्स भी हार मान जाए। बस की खिड़की के बाहर दीवारों पर हाथ चलते दिखते हैं, अभी खून से सने, अभी जलते हुए। रेखा की आवाज फिर गूंजती है, राजन ये आत्माएं बंधी हुई हैं क्योंकि उनके शरीर के टुकड़े यहीं दबे हुए हैं, इन्हें ढूंढो। शवों की पहचान और डरावना सच। राजन हर पड़ाव पर उतरता है, टॉर्च लेकर सुरंग के हिस्सों में जाता है। वहां उसे पुराने मजदूरों की हड्डियां मिलती हैं जिनके पास से उनके नामों की पट्टियां हैं। जैसे ही राजन वो टुकड़े आत्माओं को सौंपता है, उनका चेहरा बदलता है, वो शांत हो जाते हैं। लेकिन एक आत्मा बाकी रहती है। वो बस में अकेली बैठी थी और उसका शरीर अब तक नहीं मिला। राजन सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है। वहां एक लाल कमरा होता है जो किसी पुरानी प्रयोगशाला जैसा दिखता है। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर जंजीरें और एक कंकाल जिसके हाथ में थी दूसरी चाबी, लेकिन वो चाबी झुलसी हुई थी। और जैसे ही राजन ने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य चमका। ये आत्माएं जब जिंदा थी, इस सुरंग में एक प्रयोग के तहत मारी गई थी ताकि आत्मिक ऊर्जा का उपयोग कर टाइम ट्रेवल किया जा सके। एसकेएम 1123 RT के 00। ये कोई सामान्य बसें नहीं थी। ये आत्माओं को एक लोक से दूसरे लोक तक ले जाने वाली रहस्यमयी ट्रांसपोर्ट्स थी। और राजन अब इनका नया संरक्षक बन चुका था। लेकिन रेखा, वो कहाँ है? राजन जैसे ही बस की तरफ लौटा, उसे रेखा की आत्मा सामने खड़ी दिखी। राजन, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जब तक ये सब आत्माएं मुक्त नहीं हो जाती। राजन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बस चल पड़ी थी अगली मंजिल की ओर। एसकेएम 1123 और रक्तिक टनल कोच सिर्फ शुरुआत थी। अब राजन का सामना उस बस से होने वाला है जो समय के रेशों को चीरती है और आत्माओं को ले जाती है
अतीत और भविष्य के अधूरे रहस्यों में। सुरंग के पार नया संसार। प्रत्येक सुरंग के अंतिम सिरे पर राजन जब निकला तो सामने एक घना कोहरा फैला था। कोहरे के बीच से उभरी एक और बस, ना नंबर ना नाम, लेकिन उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था कालखंड 00, पास्ट, प्रेजेंट और माइंड। ये बस चलती नहीं थी, हवा में तैरती थी। राजन जैसे ही बस के पास पहुंचा, बस ने खुद ब खुद दरवाजा खोला। अंदर से गूंजती आवाज आई, स्वागत है समय यात्री बस का अंदरूनी दृश्य, टाइम लूप की सवारी। बस का इंटीरियर समय की दरारों जैसा था। हर सीट पर बैठी आत्माएं एक ही क्रिया को दोहराते जा रही थी। एक आत्मा हर 5 सेकंड में जलती थी और फिर वैसी ही बन जाती थी। एक और आत्मा हर बार चिल्लाती, मैंने ट्रेन नहीं पकड़ी, मैं अब भी वहीं फंसी हूँ। राजन समझ गया, ये आत्माएं समय में फंस चुकी हैं। ये अपने आखिरी पल को बार बार जी रही हैं। रेखा अब राजन के साथ अदृश्य रूप में थी। वो कहती है, ये कालखंड बस आत्माओं को समय में उलझा देती है और अगर हम सावधान नहीं रहे तो राजन, तुम भी इन्हीं की तरह फंस जाओगे। राजन की आंखों के सामने उसका ही चेहरा चमकता है। वो देखता है कि एक सीट पर वो खुद बैठा है, बार बार बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ? बस 3 खंडों में बंटी थी, भूतकाल अनुभाग, वर्तमान अनुभाग, भविष्य अनुभाग। रेखा कहती है, हमें 3 आत्माओं को इनके कालखंड से मुक्त करना होगा ताकि ये बस आगे बढ़ सके। भूतकाल अनुभाग, आत्मा जो युद्ध में मरी। राजन पहुंचता है पहली गैलरी में। वहां एक आत्मा थी, कर्नल अजमेर सिंह। वो बार बार गोली चलाता और मरता जाता। मैं युद्ध में नहीं मरा, मुझे मेरी ही फौज ने धोखा दिया था। राजन उसकी युद्ध डायरी ढूंढता है जिसमें सच लिखा है। जैसे ही वो डायरी आत्मा को सौंपता है, वो शांत हो जाती है और एक सीट खाली हो जाती है। वर्तमान अनुभाग, आत्मा जो बस में जली थी। दूसरे हिस्से में राजन पाता है SKM 1123 की ही एक यात्री की आत्मा। वो हर सेकंड में चीखती है, मेरी बेटी अंदर थी, मैंने दरवाजा नहीं खोला। राजन को वही बस का CCTV वीडियो मिलता है जिसमें दिखता है उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेक जाम था। राजन उसे वीडियो दिखाता है, आत्मा की आंखों में शांति आ जाती है। दूसरी सीट भी खाली हो जाती है। भविष्य अनुभाग, आत्मा जो अभी मरी नहीं। अब राजन आता है सबसे खतरनाक हिस्से में। वहाँ आत्मा थी, एक लड़की जो चीख रही थी, मुझे कोई धक्का देगा, बस के नीचे आऊंगी, मुझे बचाओ। रेखा कहती है, ये आत्मा अभी मरी नहीं लेकिन मरने वाली है। अगर तुम इसे बचा सको तो समय को बदला जा सकता है। राजन बस से बाहर कूदता है और अचानक एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर होता है। एक लड़की सड़क पार कर रही है, एक बस तेजी से आ रही है। राजन दौड़कर उसे खींच लेता है, बस निकल जाती है और लड़की बच जाती है। 3 सीटें खाली। अब क्या? बस की 3 सीटें अब खाली थी और बस खुद ही आगे बढ़ने लगी। रेखा बोलती है, राजन तुमने पहली बार समय को बदला है लेकिन इसका असर अब तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। राजन की आंखें बंद और एक नई बस। राजन की आंखें बंद हो जाती हैं। जब वो खोलता है, वो एक और नई बस में है। इस बस का नाम है विद्युत यात्रा, जहाँ रियलिटी बेंड्स। जिसने कालखंड की बस देखी उसने समय के नियम तोड़े, लेकिन जो विद्युत यात्रा में घुसा वो कभी खुद को दोबारा पहचान नहीं पाया। नई बस, नई यात्रा। राजन जब अपनी आंखें खोलता है तो खुद को एक अजीब सी बस में पाता है। ना दरवाजे ना खिड़कियां, बस पूरी तरह पारदर्शी और चारों तरफ बिजली की लपटें दौड़ रही थी। बस की छत पर चमकता था विद्युत यात्रा, वह रियलिटी बैंड। रेखा अब सामने नहीं थी, अब उसके सामने था एक नया चेहरा। एक आदमी जो पूरा सफेद सूट पहने हुए था और उसके सिर के ऊपर बिजली से चमकती थी। उसने कहा, स्वागत है राजन, तुम अब भ्रम और हकीकत के बीच की दुनिया में हो। राजन ने देखा कि यह बस हवा में नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी ट्रैक पर चल रही थी, जैसे ब्रह्मांड की नसों में दौड़ती हो। बस की दीवारों पर चल रही थी राजन की जिंदगी की झलकियां। उसका बचपन, कॉलेज, पहली नौकरी, रेखा से पहली मुलाकात और फिर अचानक SKM 1123 हादसा। लेकिन कुछ दृश्य अजीब थे। वो दिखा रहे थे कि राजन ने रेखा को कभी देखा ही नहीं था, या फिर रेखा कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। राजन चौंका, या रेखा मेरी कल्पना थी? मास्टर ऑफ इल्यूजन, रहस्यमयी सफेद आदमी, वो सफेद सूट वाला आदमी हंसने लगा। तुम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए राजन, ये बस वास्तविकता को नहीं दिखाती, ये बताती है कि तुम कौन हो बिना अपनी यादों के। राजन को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो, तुम्हारी स्मृतियां बदली गई, कुछ मिटाई गई, कुछ जोड़ी गई, और अब वक्त है ये जानने का कि असली राजन कौन है। 3 दर्पण, 3 सच बस के बीचों बीच 3 दर्पण खड़े थे। पहला दर्पण दिखाता था राजन को एक मासूम रेलवे इंजीनियर के रूप में। दूसरा दर्पण दिखाता था राजन को एक काले जादू का जानकार। तीसरा दर्पण दिखाता था राजन को एक आत्मा व्यापारी जो आत्माएं पकड़कर बेचता था। राजन स्तब्ध रह गया। इनमें से मैं कौन हूँ? सफेद आदमी बोला, जो दर्पण तुम तोड़ दोगे वो तुम्हारी जिंदगी से मिट जाएगा और जो बचा रहेगा वही बन जाएगा तुम्हारा भविष्य। राजन ने तीनों दर्पणों को गौर से देखा। तीनों में उसकी ही छवि थी लेकिन भाव अलग। आखिरकार उसने दूसरा और तीसरा दर्पण तोड़ दिया। सिर्फ पहला बचा, जहाँ वो एक आम इंसान था, एक इंजीनियर, रेखा से प्रेम करने वाला। बस कांप उठी जैसे कोई बड़ी शक्ति बिखर रही है। अब वो सफेद आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही चुना। अब रेखा की आत्मा को भी मुक्त किया जा सकता, लेकिन तुम्हें
उसका एक सच जानना होगा। रेखा इस हादसे में नहीं मरी थी, वो पहले ही मर चुकी थी। SKM 1123 में वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार करने आई थी, मैं बचाने। राजन की आंखें भर आईं, बस की गिरती पर्दे, अंतिम दरवाजा, अब विद्युत बस धीरे धीरे टूट रही थी। बिजली की लहरें फटने लगी थी। वो सफेद आदमी दूर होते हुए बोला, अब तुम असलियत में लौट सकते हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो फिर से अपनी मौत का सामना करने? वही सुरंग, लेकिन बदली दुनिया। राजन की आंखें फिर खुली, वो फिर से रक्तिक सुरंग में था। SKM 1123 की जली हुई लाशें अब गायब थी। बाहर रात थी, लेकिन बस अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हादसे के वक्त थी। और उसी बस की खिड़की में रेखा खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगर चाहो अगला भाग भी इसी रहस्यमय लहजे में तैयार कर दूं, जहां मौत और मुक्ति की रेखा और धुंधली हो रही है। ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स, इम्पोर्टेंट। कोई इंसान मौत से ज्यादा आत्माओं से डरने लगे, तब समझो इसका सामना आत्माओं के कलेक्टर से होने वाला। रक्तिक सुरंग से निकलने के बाद राजन की सांसें अभी भी तेज थी। उसकी आंखों में रेखा की मुस्कान तैर रही थी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ विदा की, साथ की नहीं। राजन को महसूस हुआ वो अब अकेला नहीं, कोई न कुछ उसका पीछा कर रहा था। तभी साया सामने प्रकट हुआ, लंबा काले लबादे में निकला, सिर झुका हुआ और हाथ में एक बड़ा सा कांच का लैंप इसमें जल रही थी। वो मैं आत्माओं का कलेक्टर। राजन पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी पीठ से एक ठंडी हवा टकराई और सब कुछ सुन्न हो गया। कलेक्टर ने कहा, मैं वो हूँ जो उन आत्माओं को इकट्ठा करता है जो अधूरी है, भटकी हुई है, किसी कारणवश मुक्त नहीं हो सकी। देखा उनमें से एक थी। राजन चौंक गया, लेकिन मैंने उसे देखा, बात की, उसने मुझे बचाया। कलेक्टर बोला, उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारा भाग्य उससे जुड़ा था और अब मेरे रास्ते में आ चुके हो। राजन की परीक्षा, आत्मा की कीमत। कलेक्टर ने लैंप राजन की ओर बढ़ाया। उस कांच के लैंप में रेखा की रूह बार बार तड़पती दिख रही थी, साथ ही कई और चेहरे जो राजन ने SKM 1123 में देखे थे। अगर तुम वाकई उससे प्रेम करते हो तो इस रूह को मुक्त करने की कीमत चुकाओ। राजन ने पूछा, कौन सी कीमत? कलेक्टर मुस्कुराया, तुम्हारी सबसे कीमती याद, तुम्हारी माँ की वो अंतिम तस्वीर जो अब भी तुम्हारी जेब में है। राजन कांप गया। तस्वीर जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाई, जिसमें उसकी माँ उसे विदा करते हुए रो रही थी। राजन के सामने अब दो रास्ते थे, रेखा की आत्मा को मुक्त करना और खुद अपनी सबसे कीमती याद खो देना, या उसे बस एक भूत की तरह उसी लैंप में सड़ता छोड़ देना। कुछ क्षणों की चुप्पी। राजन ने तस्वीर निकाल ली। माफ करना, लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ उसे यूं तड़पते नहीं देख सकता। उसने तस्वीर लैंप के पास रख दी और एक तेज बिजली सी चमकी। लैंप की रोशनी फटी, रेखा की आत्मा बाहर निकली। उसने राजन को देखा और मुस्कुराई, मुझे चैन मिलेगा। और फिर वो एक हल्के प्रकाश में बदलकर हवा में घुल गई। कलेक्टर कुछ क्षण राजन को देखता रहा, फिर बोला, तुमने एक रूह को मुक्ति दी, लेकिन अब मेरे लिए उपयोगी हो चुके हो। प्रस्ताव या एक शाप? कलेक्टर ने पूछा, क्या तुम आत्माओं की रक्षा करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि कोई और राजन जैसी परीक्षा में न फंसे? राजन ने धीरे से सिर हिलाया। कलेक्टर ने अपना लैंप उसकी ओर बढ़ाया, खाली लेकिन चमकता हुआ। इस लैंप को थाम लो और बन जाओ उनका रक्षक, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की तलाश में है। अगर कोई ट्रेन हमेशा चलती रहे लेकिन उसके यात्री कभी अपनी मंजिल तक न पहुंचे, तो क्या वो ट्रेन जिंदा लोगों की होती है? रेखा की आत्मा को मुक्ति देने के बाद राजन को कलेक्टर ने एक नया जीवन दिया था, एक ऐसा जीवन जो आम लोगों की नजरों से परे था। अब राजन को आत्माओं की गड़बड़ी महसूस होती थी। उस रात उसे पहली बार एक काली ट्रेन का सपना आया। वो ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी, कोई लाइट नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस ट्रेन के हर डिब्बे में साए थे, तो बेबस और इंतजार में। राजन की आंख खुली, दिल तेजी से धड़क रहा था। टाइम देखा, रात के 3:13 भी। लैंप में हलचल हुई, आवाज आई, अलगाड़ी की आत्माएं तुम्हें बुला रही हैं। हकीकत या भ्रम सुबह होते ही राजन ने सिक्किम के पुराने रेलवे आर्काइव खंगाले। उससे एक डरावना तथ्य पता चला। 1942 में एक एक्सपेरिमेंटल ट्रेन चलाई गई, सेंटिनो गाड़ी, जो एक रहस्यमय हादसे के बाद गायब हो गई। उस ट्रेन के न तो डिब्बे मिले, न शव, न ही कोई स्टेशन रिकॉर्ड, लेकिन लोकल किंवदंती कहती थी रात के 3 बजे वो ट्रेन आज भी उसी पुराने प्लेटफॉर्म पर आती है। जो उसमें चढ़ता है भी नहीं लौटता। राजन अकेले ही सिक्किम के बंद पड़े पुराने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन नंबर 0, जहाँ कोई कभी नहीं। चारों ओर घना कोहरा, रेलवे लाइनें घास से ढकी थी, घड़ी रुकी 3:13। अचानक दूर से आवाज आई। राजन की आंखें फैल गई। सामने से एक पुरानी ब्लैक इंजन वाली ट्रेन आ रही थी, वही जो उसने सपने में देखी थी। ट्रेन की सवारियां, धूरी रूहें। ट्रेन धीरे से रुकी, दरवाजे अपने आप खुले। राजन डिब्बों के पास गया। हर डिब्बे में सैकड़ों चेहरे, कुछ डरावने, कुछ उदास और कुछ जैसे राजन को पहचानते हो। अभी एक औरत की आत्मा बाहर आई। मी हो रक्षक, मेरी बेटी अब तक इस ट्रेन में कैद है। राजन ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों हो? महिला आत्मा बोली, हम सब ने किसी न किसी ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवाई, लेकिन हमारे अपनों ने हमें भुला दिया। अब हम इस कालगाड़ी से कभी उतर नहीं सकते। एक रास्ता, रूहों की मुक्ति। राजन समझ गया कि उससे इन आत्माओं को उनकी यादों से जोड़ना होगा, वही यादें जो दुनिया ने भुला दी। उसने अपनी लैंप निकाली और हर डिब्बे के सामने जाकर उन रूहों की कहानी पूछी। किसी ने कहा, मैं एक नई दुल्हन थी की गोद में मरी थी। किसी ने कहा, मैंने स्कूल की पहली घंटी सुनी ही नहीं थी। राजन ने अपने हाथों से लैंप को खोला और बोला,
मैं तुम्हें तुम्हारी अधूरी कहानी पूरी करने का मौका दूंगा, लेकिन क्या तुम उस दुनिया में लौटने को तैयार हो? जैसे ही वो आत्माएं अपनी कहानी सुनाने लगी, उनके शरीर से काले साए हटने लगे और वो रोशनी बनकर आसमान में उड़ने लगे। लेकिन एक आत्मा अब भी बची थी, एक छोटा बच्चा जो रोते हुए बोला, मुझे मेरे पापा ने ट्रेन में छोड़ दिया था, मैंने माफ नहीं किया। राजन ने उसकी ओर झुककर कहा, कभी कभी माफी देना खुद को मुक्त करने जैसा होता है। बच्चे की आंखों में आंसू चमके और वो भी रोशनी में बदल गया। ट्रेन एक बार फिर सीटी मारती है, लेकिन इस बार वो खाली है। हर डिब्बा अब शांति से भर चुका था। राजन प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। लैंप अब और भी चमकदार हो चुकी थी। विक्टर की आवाज हवा में गूंजी और यात्रा पूरी हुई, लेकिन अब अगला स्टेशन और भी भयानक है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता, और कुछ मोड़ ऐसे जहां मुड़ने से पहले ही किस्मत तय हो जाती है। रेलगाड़ी की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद राजन की जिंदगी कुछ दिनों के लिए शांत हो गई, लेकिन एक रात राजन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। आवाज बहुत धीमी और टूटी फूटी थी। वो 7वां मोड़, बचा लो, सब गायब हो रहे हैं। फोन कट गया। राजन की आंखों में एक पुराना सपना ताजा हो गया। एक सड़क, घना जंगल और 7वां मोड़, जहां एक कार मुड़ते ही गायब हो गई थी। राजन ने तुरंत लोकेशन ट्रेस की। सिक्किम के दूर दराज गांव जोंगा घाटी के पास एक घुमावदार पहाड़ी रास्ता। गांव वाले इस मोड़ के नाम से डरते थे। कहते हैं जो भी 7वां मोड़ पार करता है वो या तो कभी लौटता नहीं या लौटकर पागल हो जाता है। गांव के मुखिया ने बताया, पिछले 10 सालों में 14 लोग वहां गायब हुए और कोई भी उनका सुराग नहीं लगा सका। राजन ने लैंप उठाया और जीप लेकर उस घुमावदार सड़क की ओर निकल पड़ा। पहले 6 मोड़ शांति से पार हुए। हर मोड़ पर अजीब सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट उसके साथ। 6ठे मोड़ पर पहुंचते ही उसका रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक अजनबी बच्ची की आवाज आई, क्या तुम मुझे लेने आए हो? राजन ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन पीछे से सीट पर किसी के बैठने की आहट आई। 7वां मोड़, समय का भंवर। जैसे ही राजन 7वां मोड़ पार करता है, सड़क खत्म हो जाती है। सामने एक धूम से ढकी टाइम लूप जैसी जगह थी। हर चीज वहीं अटकी थी। गाड़ी, लोग, चीखें, सब एक ही समय में फंसे हुए। राजन को दिखा वो सभी 14 लोग एक दूसरे को बार बार पुकार रहे थे, लेकिन कोई किसी को सुन नहीं रहा। वो भंवर स्थान था जहाँ समय और आत्माएं उलझ गई थी। राजन ने वहां एक पुराने ब्रिटिश जमाने के रजिस्टर को पढ़ा। पता चला इस जगह पर 1904 में एक नरसंहार हुआ था, जब अंग्रेज अफसरों ने गांव के निर्दोष लोगों को मारकर यहीं दफना दिया था। उनकी आत्माएं आज भी इंसाफ की तलाश में थी। हर 10 साल पर किसी मासूम को मोड़ पर फंसाकर वो एक और आवाज बनाते थे जो उनकी पीड़ा बांटे। राजन ने अपने लैंप से वो सभी भटकी आत्माएं रोशनी में लपेटी और कहा, तुम्हारा दर्द खत्म होगा, लेकिन बदले में मुझे सबका सच बताना होगा। भी उन 14 आत्माओं ने एक एक कर अपने आखिरी पलों की यादें साझा की। किसी ने जोर से मदद के लिए पुकारा था, किसी ने अपने घर वालों का नाम लिया था। राजन ने उन यादों को लैंप में कैद किया और आसमान की ओर उछाल दिया। हर आत्मा अब रोशनी बनकर उड़ गई। एक अधूरी आत्मा बची। सबके जाने के बाद एक अधूरी परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। छोटी बच्ची, वही जो रेडियो में बोली थी। राजन ने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची बोली, मैं वो हूँ जिसे कभी प्यार नहीं मिला। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मुझे गले लगाए। राजन ने बिना डरे उसे अपनी ओर बुलाया। बच्ची रोती रही और उसकी परछाई रोशनी में बदल गई। राजन जीप में वापस बैठा। अब 7वां मोड़ फिर से एक सामान्य मोड़ बन चुका था। गांव के लोग हैरान थे। इतने सालों बाद पहली बार कोई उस रास्ते से जिंदा लौटा था। मुखिया ने राजन से पूछा, अब आत्माएं लौटेंगी नहीं? राजन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब अगर कोई लौटेगा वो इंसाफ लेने नहीं, मुक्ति पाने आएगा। कभी कभी एक तस्वीर सिर्फ रंगों और ब्रश से नहीं बनती। कभी कभी उसमें किसी की रूह बंध जाती है और वो तब तक नहीं छूटती जब तक कोई उसकी जगह न ले ले। 7वें मोड़ की मुक्ति के बाद राजन को कुछ दिन चैन मिला, लेकिन एक रात उसके घर की दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग से चीखने की आवाज आई। चीख और फिर किसी बच्चे के रोने की गूंज। राजन ने पेंटिंग के पास जाकर देखा। चित्र में एक बर्फ से ढकी हवेली थी और उसमें एक छोटी सी परछाई खिड़की से झांक रही थी, लेकिन वो परछाई अब हिल रही थी। वह हवेली कौन सी थी? राजन ने अपनी किताबों और नोट्स की मदद से पेंटिंग की असलियत जाननी चाहिए। ये 1936 में बनी मिरेकल माउंट हवेली की पेंटिंग थी, जो कभी सिक्किम के एक अमीर कलाकार विक्टर सेनगुप्ता ने बनाई थी। विक्टर की रहस्यमयी मौत के बाद कहा जाता है इस पेंटिंग में उसकी आत्मा कैद हो गई थी। पेंटिंग पर एक श्राप लिखा था, जो देखेगा मेरी छवि वो मरेगा मेरी तरह। राजन जैसे ही पेंटिंग को घूरने लगता है, उसे अपने ही चेहरे की झलक उसमें दिखती है। खून से लथपथ, डर से कांपता हुआ। फिर पेंटिंग से हाथ निकलता है और दीवार से होकर राजन की तरफ झपटता है। राजन ने लैंप की रोशनी से उसे पीछे धकेला। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राजन। विक्टर की रूह गरजी। लैंप की रोशनी में आत्मा का सच खुला। विक्टर एक जुनूनी चित्रकार था जो इंसानों की आत्मा को कैनवास पर कैद करने का दावा करता था। एक बार उसने अपनी ही बेटी की तस्वीर बनानी चाही, लेकिन बेटी बीमार हो गई और पेंटिंग में समा गई। उसने खुद तो जला लिया, लेकिन उसकी आत्मा उस पेंटिंग में हमेशा के लिए रह गई। वो चाहता था राजन की आत्मा को अपने कैनवास का अगला हिस्सा बनाना। राजन ने विक्टर की आत्मा से कहा, अगर तुम अपनी बेटी को वापस देखना चाहते हो तो अपनी रूह को उसके नाम कर दो। लेकिन विक्टर हंसा, बेटी नहीं रही, अब सिर्फ मेरी कला है और मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। राजन ने लैंप को
विक्टर की बनाई दूसरी पेंटिंगों की तरफ मोड़ा जहां और भी आत्माएं कैद थी। लैंप से निकलती रोशनी ने उन आत्माओं को आजाद किया। वो सभी आत्माएं एक साथ विक्टर पर टूट पड़ी। हवेली की खिड़की में झांकती परछाई अब धुंधली हो चुकी थी। धीरे धीरे वो गायब हो गई। पेंटिंग अब सिर्फ एक वीरान बर्फीली हवेली दिखा रही थी। कोई आत्मा नहीं, कोई चीख नहीं, बस सन्नाटा। राजन ने वो पेंटिंग जलाने की सोची, लेकिन एक बूढ़ी औरत आई, विक्टर की पत्नी। उसने कहा, रख लो इसे, अब ये सिर्फ याद है, जिंदा नहीं। आगे क्या? राजन ने पेंटिंग को एक कांच के बक्से में बंद किया और गांव की लाइब्रेरी में रखवा दिया। अब लैंप कुछ हल्का लग रहा था, लेकिन वो जानता था अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। जब कोई नींद में चलता है तो हम सोचते हैं कि वो बस अचेत है, और अगर कोई आत्मा किसी के शरीर का इस्तेमाल करे और वो भी नींद में, तो फिर क्या उसे नींद में चलना कहेंगे या खून से लथपथ एक यात्रा? गुप्त संदेश। राजन को लैंप की लौ से एक और संकेत मिला। इस बार लौ से धुएं में एक चेहरा उभरा, सोता हुआ चेहरा, लेकिन आंखों से खून बह रहा था। साथ ही एक पते की झलक। लाचुंग गांव, जहां रात को लोग चलकर लौटते हैं और सुबह उनकी कब्र मिलती है। राजन लाचुंग पहुंचा। गांव दिन में शांत और खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही रात हुई लोगों ने खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लिया। एक वृद्ध ने बताया, यहाँ रात में कुछ लोग सोते हुए उठते हैं, चलते हैं, और फिर सुबह उनकी लाश किसी पेड़ पर लटकी मिलती है। राजन ने खुद को खुला छोड़ा, बिना जंजीर के। रात के करीब 1:03 पर उसने देखा एक महिला उठी और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो सीधा जंगल की ओर बढ़ने लगी। राजन उसके पीछे गया और देखा वो अकेली नहीं थी। दर्जनों लोग नींद में चल रहे थे। सभी लोग एक सूखी झील के किनारे पहुंचे। वहां एक काली परछाई खड़ी थी जो कुछ बुदबुदा रही थी। राजन ने देखा वो परछाई एक रथ चला रही थी जिसमें मृत आत्माएं कैद थी, और हर चलने वाला व्यक्ति उस रथ में समा जाता। राजन ने लैंप को उठाया और परछाई पर रोशनी डाली। एक तीखी चीख के साथ वो परछाई कांपी। वो कोई और नहीं बल्कि नींदों की रानी थी, एक श्रापित आत्मा। कहानी ये थी कि उस झील में सैकड़ों लोग बलिदान किए गए थे और उनकी रानी उन्हें नींद में चलवाकर वापस बुलाती थी ताकि उनका रक्तपान कर सके। राजन ने झील के बीचों बीच लैंप रखकर उसकी लौ को तीव्र किया। चारों ओर रोशनी फैलते ही सभी नींद में चलने वाले अचानक होश में आ गए। नींदों की रानी गुस्से में दहाड़ी, वो मेरी रूहों को नहीं छीन सकता। लेकिन लैंप की लौ ने उसके चारों ओर एक चक्र बना दिया और वो चलते हुए उसी सूखी झील में समा गई। सुबह हुई। गांव में सैकड़ों साल बाद पहली बार कोई रात बिना मौत के बीती थी। राजन हीरो बन चुका था, लेकिन लैंप की लौ अब एक नया पैटर्न बना रही थी। ताबूत और उसके ऊपर खून से लिखा नाम, राहुल। माँ का प्यार सबसे पवित्र, सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर वही माँ मौत के बाद भी अपने बच्चों को दुनिया से छुपा कर रखने लगे तो क्या वो माँ कहलाएगी या बन जाएगी मौत की परछाई? राजन का अगला पड़ाव एक अनाथालय की दहलीज। राहुल की आत्मा को मुक्ति देने के बाद राजन को एक और संकेत मिला। सिक्किम के पुराने बंद पड़े एक अनाथालय का नाम सुकून घर। लोग कहते थे उस अनाथालय में बच्चे कभी रोते नहीं थे क्योंकि रोने की इजाजत ही नहीं थी। सुकून घर का रहस्य। राजन जब वहां पहुंचा तो चारों तरफ वीराना था। दरवाजे सड़े हुए लकड़ी के, खिड़कियां टूटी हुई, मगर अंदर जाने पर जो हवा चली वो गर्म थी, मानो कोई माँ अपनी गोद में बुला रही हो। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, माँ मुझे लेने आएगी। राजन को अंदर से बच्चों की हल्की सिसकियां सुनाई दी। एक कमरा खुला और वहां 6-7 साल के कपड़ों में बेहद पुराने और धूल लगे चेहरों वाले बच्चे बैठे थे। उन्होंने राजन को देखा और एक साथ बोले, वो हमारी माँ नहीं, वो सिर्फ हमें ही देखती है। राजन कांप गया। वो समझ गया कि ये बच्चे जिंदा नहीं बल्कि आत्माएं हैं जो इस दुनिया से नहीं गई। माँ का आगमन एक खामोश सी महिला, सफेद साड़ी में, झुकी कमर, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर मुस्कान ली आई। उसके कदम जमीन से ऊपर थे, लेकिन गोदी में कोई नहीं था। उसने बच्चों की तरफ देखा और कहा, राजू, गुड्डी, मुन्ना, कोई डरना नहीं, माँ आ गई है। राजन ने पूछा, तुम कौन हो? उसकी मुस्कान गायब हुई। मैं इनका सब कुछ हूँ, इन्हें कोई छीन नहीं सकता मुझसे, मरने के बाद भी नहीं। राजन को पता चला कि ये महिला अभी इस अनाथालय की हेड मैट्रन थी। एक बार यहाँ आग लगी और वो बच्चों को बचाते बचाते खुद जल गई, मगर उसकी आत्मा ने बच्चों की आत्माओं को भी बांध लिया। वो उन्हें मरने नहीं देती और ना ही जीने। ये मेरे हैं, इनकी सिसकियां मुझे लोरी लगती है। मुक्ति या मौत? राजन ने आत्मा से कहा, अगर तुम इनसे प्यार करती हो तो इन्हें जाने दो, वरना ये आत्माएं कभी सुकून नहीं पाएंगी। मगर माँ चीख उठी। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। राजन ने लैंप की लौ को मंत्रों से और तेज किया। बच्चों की आत्माएं अब माँ से अलग होने लगी। वो सब एक एक करके बोले, माँ हम थक गए हैं, अब सोना है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चों को आखिरी बार देखा और कहा, अगर तुम सुकून चाहते हो तो जाओ। सभी आत्माएं रोशनी में विलीन हो गई और माँ की आत्मा भी मुस्कुराते हुए उसी रोशनी में समा गए। अंतिम शब्द। लेकिन कहानी नहीं खत्म। कमरे की दीवार पर अब सिर्फ एक तस्वीर थी जिसमें माँ और सारे बच्चे हंस रहे थे और नीचे लिखा था, अब हम सच में सुकून में हैं। बस की हर सीट पर कोई ना कोई कहानी होती है। कुछ सीटें कहानियां नहीं, खबरें होती हैं, और ऐसी ही एक सीट थी, सीट नंबर 13, जहाँ बैठने वाला बस में बैठता है
लेकिन उतरता कभी नहीं। रात के 11:45 पर राजन एक पुरानी सरकारी बस में बैठा जिसका रूट था लाचुंग से गंगटोक। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ बैठना है साहब? राजन ने बिना सोचे जवाब दिया, 13 नंबर सीट खाली है। कंडक्टर की आंखों में डर उतर आया। वो सीट आज भी खाली है, हमेशा रहती है, सीट नंबर 13। उस पर बैठने वाला क्यों नहीं लौटा? राजन ने जानबूझकर वही सीट। बस में सिर्फ 6-7 लोग थे, सभी चुप, जैसे किसी अंत्येष्टि में। बस ने जैसे ही चलना शुरू किया, चारों ओर धुंध छाने लगी और घड़ी ने 12 बजाए। उसी वक्त एक ठंडी हवा सीट 13 से टकराई और राजन ने महसूस किया जैसे कोई उसके साथ बैठ गया हो। ड्राइवर ने शीशे में देखकर कहा, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना, सीट नंबर 13 के पीछे कुछ नहीं है सिवाय मौत के। राजन ने धीरे से पीछे देखा और जो देखा उसकी सांसें थम गईं। एक महिला पूरी तरह जली हुई अधजली साड़ी में सिर झुकाकर सीट के पीछे खड़ी थी। उसके होंठ सिले हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। उस औरत की आत्मा कौन थी? अचानक राजन को एक पुरानी खबर याद आई। सालों पहले एक महिला, रिया शर्मा, अपने बच्चे के साथ इसी रूट पर बस में सफर कर रही थी जब बस ने ब्रेक फेल होने के कारण घाटी में छलांग लगा दी। सिर्फ वही महिला मरी थी, उसका बच्चा बच गया। कहते हैं उसकी आत्मा तब तक बस में रहती है जब तक कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर न जाए। महिला की आत्मा अब सीट पर राजन के बिल्कुल पास आ गई थी। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। राजन ने मंत्र पढ़ा, लैंप जलाया और कहा, रिया, तुम्हारा बच्चा अब बड़ा हो चुका है, वो रोज तुम्हारी तस्वीर के सामने दिया जलाता है, अब तुम मुक्त हो जाओ। महिला की आत्मा हिली, उसकी आंखों में आश्चर्य और सुकून था। एक पल के लिए बस रुक गई, धुंध छट गई और महिला की आत्मा मुस्कुराते हुए रोशनी में विलीन हो गई। सीट नंबर 13 अब फिर से खाली थी। राजन की आंखें नम थी। ड्राइवर ने कहा, सालों बाद कोई उस सीट पर बैठा और जिंदा लौटा है, शुक्रिया। कंडक्टर ने सीट नंबर 13 के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया। अब यह सिर्फ एक सीट है, कोई खबर नहीं। अभी सोचा है आपने, जब आप किसी होटल के कमरे में अकेले होते हैं, वाकई में अकेले होते भी हैं, या कोई आपके साथ सांसें ले रहा होता है? राजन की अगली मंजिल साइलेंट वैली होटल। सीट नंबर 13 से बचने के बाद राजन कुछ दिन रुकने के लिए साइलेंट वैली होटल पहुंचा, जो एक सुनसान पहाड़ी पर बना था। चारों तरफ जंगल और होटल के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान। मैनेजर ने कहा, सिर्फ एक कमरा खाली है, 307, वो भी ऊपर वाला फ्लोर पूरी तरह बंद रहता है। राजन ने बिना सोचे हामी भर दी। कमरा 307, नींद का ताबूत। पहली रात राजन जैसे ही बिस्तर पर लेटा, कमरे का बल्ब बार बार जलने और बुझने लगा। टीवी अपने आप ऑन हुआ, स्क्रीन पर लिखा आया, क्या तुम अकेले हो? दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पुराना खून से सना खत सरकाया। खत में लिखा था, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस कमरे से मत निकलना। 3:07 पर घड़ी में वक्त था 2:41 सुबह। 307 सिर्फ कमरा नहीं, एक जिंदा आत्मा थी। अचानक खिड़की खुल गई, एक परछाई कमरे में घुसी और धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ने लगी। राजन ने हनुमान चालीसा शुरू की और उस परछाई ने कहा, मैं भूत नहीं, इस कमरे की आत्मा हूँ। जो भी यहाँ रहा, उसका डर, उसका दर्द सब मुझ में समा गया। राजन ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने कराहते हुए जवाब दिया, बस कोई मेरी कहानी सुने, मुझे याद करे, मुझे नाम दे। राजन ने होटल के मैनेजर से पूछा, ये कमरा बंद क्यों था? मैनेजर ने बताया, सालों पहले एक लेखक यहाँ आया था और वो कभी बाहर नहीं निकला। उसने कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। यहाँ हर दीवार में एक चीख बंद है। राजन को कमरे की एक ईंट ढीली मिली, जिसे हटाते ही उसके हाथ एक डायरी लगी। डायरी का राज, आत्मा को मिल गई पहचान। डायरी में उस लेखक की आखिरी पंक्तियां थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी सुनी जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। राजन ने उस डायरी को पढ़कर रिकॉर्ड किया। यूट्यूब पर 307 की कहानी नाम से वीडियो डाला। कुछ ही दिनों में वह वायरल हो गया। लाखों लोगों ने कहानी सुनी और उसी रात कमरा 307 से एक रोशनी उठी और आत्मा मुक्त हो गई। आज स्कूल जहाँ बच्चों की हंसी गूंजती है, सोचिए अगर वही स्कूल कब्रों के ऊपर बना हो और वहाँ रात में घंटी बजे जब कोई भी बच्चा वहाँ ना हो। राजन की नई मंजिल रेड ब्लॉसम स्कूल। बहादाक से नीचे उतरते हुए राजन को एक अजीब रास्ता मिला जो जीपीएस में नहीं दिख रहा था। रास्ते के बीच में मिला एक बोर्ड, रेड ब्लॉसम स्कूल, डेड एंड रोड। पास ही गांव वालों से पूछा, ये स्कूल चालू है? एक बूढ़ा बोला, दिन में तो बच्चे पढ़ते हैं, रात को वहाँ कोई नहीं जाता। राजन, क्यों? बूढ़ा धीरे से बोला, रात को स्कूल की घंटी बजती है बेटा, और उसके बाद किसी की चीखें सुनाई देती है। स्कूल की पहली रात, वो घंटी। राजन ने रात को स्कूल में रुकने का फैसला किया। 12 बजे पूरे स्कूल में अंधेरा और एक कमरा, क्लासरूम नंबर 6 अपने आप रोशन हो गया। और तभी घंटन घंटन घंटी बजी। एक बार नहीं, 6 बार। हर बार एक खिड़की अपने आप खुलती गई। राजन ने देखा, हर खिड़की से एक पुराना स्कूल ड्रेस पहना बच्चा अंदर आता गया और उनके चेहरे सिर्फ काली परछाइयां थी। क्लासरूम नंबर 6। अधूरी क्लास की सच्चाई राजन ने नोटिस किया। क्लासरूम में एक पुरानी हाजिरी रजिस्टर रखी थी जिसमें हर बार आखिरी पंक्ति अधूरी थी। नाम, अरफ, उम्र, 10 हाजिरी नहीं। हर साल की रजिस्टर में वही नाम, वही उम्र, वही गैर हाजिरी। राजन ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, ये आरफ कौन था? बूढ़ा कांपते हुए बोला, स्कूल खुलने के तीसरे दिन एक हादसा हुआ था और आरफ क्लास में ही जलकर मर गया था और उसकी आत्मा अब भी उस क्लास में आती, अपनी हाजिरी पूरी करने। रात का तीसरा पहर, आत्मा की पुकार। राजन ने उस रात क्लासरूम नंबर 6 में आरफ के लिए एक मेज पर मोमबत्ती जलाई और कहा, आज तेरी हाजिरी मैं लूंगा दोस्त। उसने रजिस्टर में लिखा, आरफ
हाजिर। अचानक कमरे की खिड़कियां बंद हो गई। धीरे धीरे एक धुंधली परछाई मोमबत्ती के पास आई और पहली बार घंटी नहीं बजी, सिर्फ एक मासूम सी आवाज आई, थैंक यू, अब मैं भी बाकी बच्चों के साथ पढ़ने जा सकता हूँ। कब्रिस्तान के बीच स्कूल अब शांत है। अगली सुबह स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, आज पहली बार घंटी नहीं बजी और पहली बार क्लासरूम नंबर 6 की खिड़कियां बंद रही। राजन मुस्कुराया। कभी कभी आत्माओं को सिर्फ वो चाहिए जो हम भी अपने बचपन में चाहते थे, एक नाम, एक पहचान और थोड़ी सी हाजिरी। हर ट्रेन का एक आखिरी स्टेशन होता है। सोचिए, अगर किसी ट्रेन में एक मुसाफिर सालों से बैठा हो, ना कभी चढ़ा ना कभी उतरा, बस खिड़की से झांकता रहा, हर बार किसी को बुलाता रहा। ब्लैक लाइन एक्सप्रेस, भूतिया ट्रेन का टिकट। राजन को सिक्किम से दार्जिलिंग जाना था। वहां तक पहुंचने का एक ही जरिया था, ब्लैक लाइन एक्सप्रेस। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस ट्रेन में सीट नंबर 45 मत लेना, वहाँ कोई और पहले से बैठा होता है। राजन हंस पड़ा। ये भी कोई डरने वाली बात है। टिकट पर आया, सीट नंबर 45। ट्रेन में वो खिड़की, चेहरा जो नहीं हिलता। राजन ट्रेन में बैठा। उसके ठीक सामने की खिड़की पर धुंध जमी थी और उसमें उभरा एक चेहरा, बिल्कुल शांत, आंखें बहुत तेज। राजन ने पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। वो चेहरा बस राजन को देखता रहा, हल्के भी नहीं झुके। बूढ़ी औरत बोली, बेटा उससे बात मत। जिसने उससे बात की वो अगला स्टेशन कभी नहीं देख पाया। हर स्टेशन पर एक नई मौत। ट्रेन जैसे ही एक स्टेशन पर रुकती, एक मुसाफिर बेहोश होकर गिर जाता। राजन ने देखा, हर बार जब ट्रेन रुकती वो चेहरा थोड़ा और पास आता और सीट नंबर 45 अब ठंडी हो चुकी थी। अतीत का खुलासा, 45 नंबर की मौत। राजन ने कोच अटेंडेंट से पूछा, ये आदमी कौन है? वो बोला, 5 साल पहले इसी सीट पर एक लड़का बैठा था, अर्जुन नाम था। किसी ने उसे धक्का दे दिया ट्रेन से, वो नीचे गिरा, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब वो हर स्टेशन पर नए साथी ढूंढता है जो उसके साथ उसकी मंजिल तक चल सके। राजन का फैसला, मुकाबला या मौत। अगले स्टेशन से पहले राजन ने अपने बैग में रखी काली मिर्च, राख और चावल मिलाकर खिड़की पर फेंक। चेहरा चिल्लाया, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। राजन बोला, तेरी मंजिल तुझसे छीनी गई थी, लेकिन अब तू दूसरों की मंजिल क्यों छीन रहा है? अभी ट्रेन की बत्ती गुल हो गई, एक झटका, एक चीख और चेहरा गायब। सुबह की पहली रोशनी, सीट नंबर 45 खाली। जब ट्रेन अगली सुबह रुकी, राजन जागा, बिल्कुल सलामत। सीट नंबर 45 पर अब कोई नहीं था, केवल एक पुराना टिकट और एक फोटो जिसमें अर्जुन खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। हर शादी एक वादा होती है। सोचिए, अगर हर साल उसी जगह शादी हो और हर बार दुल्हन बदल जाए, बिना किसी को पता चले कि असली दुल्हन गई कहाँ। राजन की नई शुरुआत। राजन ने भूतिया ट्रेन वाली घटना के बाद सोच लिया था, अब वह साधारण जिंदगी जिएगा। लेकिन किस्मत को कहाँ चैन। उसे एक शादी का न्योता मिला, जोंगू गांव की एक भव्य पहाड़ी शादी में। दुल्हन का भाई उसका पुराना दोस्त था, इसलिए मना नहीं कर सका। मंडप का डर, गांव वालों की चुप्पी। शादी आलीशान थी, लेकिन कुछ तो था जो असहज लग रहा था। लोग खुश तो दिखते थे, जैसे जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हों। राजन ने एक बूढ़े पुजारी से पूछा, क्या बात है बाबा, सब इतने चुप क्यों हैं? बाबा बोले, हर साल इस मंडप में एक दुल्हन बदल जाती है और कोई नहीं जान पाता तब कैसे और क्यों। दुल्हन की आंखें। राजन की नजर दुल्हन पर पड़ी। वो सुंदर थी और आंखों में कहवा, एक गहरी बेचैनी थी। शादी की रात को चुपचाप राजन के पास आई, धीरे से बोली, मुझे यहाँ से बचा लो, मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ की एक आत्मा हूँ जो हर साल किसी असली दुल्हन का चेहरा ले लेती है। सच्चाई का पर्दा। उसने बताया, 200 साल पहले यहाँ एक लड़की की शादी के दिन बलि दी गई थी। वो आत्मा अब हर साल लौटती है और असली दुल्हन को मंडप से गायब कर उसकी जगह खुद ले लेती है। जो शादी होती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। राजन की योजना। राजन ने गाँव की एक साध्वी से मदद ली, उन्होंने आत्मा को फंसाने की योजना बनाई। अगली रात दुल्हन को छिपा दिया गया और उसकी जगह एक लकड़ी की मूर्ति को आत्मा की दुल्हन बनाकर मंडप में बैठाया गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, मंडप कांप उठा। एक डरावनी चीख आग की लपटें और फिर एक काली धुआंधार आकृति जो चीख रही थी, मुझे धोखा नहीं दे सकता, ये मेरी जगह है, मत कर। राजन ने मंत्रोच्चारण शुरू किया जो साध्वी ने सिखाया। उसने एक कांच का दर्पण उठाया जिसमें आत्मा का चेहरा कैद हो गया। वो दर्पण टूटते ही एक तेज रोशनी फूटी और आत्मा राख में बदल गई। शादी पूरी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। 200 सालों में पहली बार कोई शादी पूरी हुई, दुल्हन असली थी और अब कोई नकली चेहरा उसकी जगह लेने नहीं आया। कभी कभी डर दूर नहीं होता, वो बस अपना ठिकाना बदल लेता है और लौट आता है कहीं ज्यादा करीब से। कभी कभी तुम्हारे अपने ही घर से। नई शुरुआत, नया घर। लेकिन पुराना डर जोंगू गांव के हादसे के बाद राजन ने शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वो किसी डर से दूर महसूस कर रहा था, लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। पहली रात अजीब सी आवाज। रात के ठीक 2:30 पर राजन की नींद खुली। कहीं से टिक टक जैसी धीमी आवाज आ रही थी। उठकर देखा, घड़ी बंद थी और आवाज आ रही थी सीढ़ियों के नीचे से। सीढ़ियां जिनके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए था। राजन धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे सिर्फ एक बंद लकड़ी का कमरा था जिसे मकान मालिक ने कहा था, इसे मत खोलना, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी, कभी फुसफुसाहट, कभी किसी औरत की हंसी। बंद दरवाजा और अंदर से दस्तक। राजन ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था, धड़ 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 3 जोरदार दस्तकें। अंदर से राजन पीछे हट गया, लेकिन वो दरवाजा अब खुद ब खुद खुल गया। अंदर टूटी पियानो पड़ी थी और उसके ऊपर एक बच्ची की पुरानी फ्रॉक। वो बच्ची जो बस दिखती थी अगली रात। राजन को टीवी स्क्रीन में कुछ दिखा, छोटी बच्ची
सफेद कपड़ों में, जो उलटे पांव सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। राजन भाग कर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। घर की सफाई करते हुए राजन को एक फटी हुई डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये बच्ची हर तीसरी रात आती है, वो सीढ़ियों के नीचे खेलती है। जिस दिन कोई उसकी बात सुने वो उसके साथ खेलना चाहती है, हमेशा के लिए। राजन ने मकान मालिक से पूछा, क्या ये सच है? वो घबरा गया, फिर बोला, मेरी बेटी थी, 8 साल पहले इस घर में मरी थी। वो अब भी यही। जिसने उसे देखा वो कभी चैन से नहीं जी पाए। एक और रात, आत्मा का प्रकट होना। उस रात राजन ने कमरे में कैंडल जलाई और बच्ची से बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे कमरे में ठंड फैलने लगी और सामने खड़ी हो गई वो बच्ची। बोली, आप मेरे पापा नहीं हो, लेकिन क्या आप मेरे साथ रहेंगे? राजन का जवाब और एक चमत्कार। राजन ने प्यार से कहा, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। पास के मंदिर में जलवा दी। बच्ची की आत्मा चीखी, पूरा घर कांप गया, लेकिन फिर एक धीमी मुस्कान के साथ धुआं बनकर उड़ गई। घर अब शांत था। शायद राजन ने राहत की सांस ली। पर जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ा, फिर वही धीमी सी हंसी। खेलोगे? एक और मासूम आवाज। कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जो सदियों से निभाए जाते हैं, लेकिन कभी कोई नहीं पूछता क्यों? क्योंकि उनका जवाब मौत होता है। राजन आत्मा वाली बच्ची से मुक्ति के बाद एक हिल स्टेशन की ओर गया, लाचुंग, सिक्किम की सीमांत पहाड़ी। वहां एक छोटा गांव था जिसके लोग अमावस्या की रात घर से बाहर नहीं निकलते थे। राजन ने एक लोकल गाइड से पूछा, क्यों? गाइड का जवाब था, उस रात लाल घूंघट वाली औरत आती है जो हर बार एक दूल्हा ले जाती है। राजन की जिद, सच जानना है, राजन ने ठान लिया। इस रहस्य से भी पर्दा उठाना है। वो गांव में ही रुका, गांव के मंदिर में रात बिताने का निश्चय किया, जहां लिखा था, इससे आगे जाना मना है, यहाँ से दुल्हन आती है। रात 12:07, लाल घूंघट की झलक, घंटी बजी, मंदिर की लॉक फड़फड़ाने लगी और फिर राजन ने देखा, घने धुएं में एक छाया, एक औरत लाल घूंघट में सिर झुकाए। उसका लहंगा जमीन पर घिसटता था और उसके पैरों में नहीं, लोहा बंधा हुआ था। भूतिया विदाई, सच्चाई का पहला सुराग। राजन ने देखा, उस औरत के पीछे एक बारात थी, लेकिन वो सब बिना चेहरों के लोग थे। सफेद आंखें और अंधेरे से बने चेहरे, और बीच में एक नौजवान लड़का कांपते हुए, उसका दूल्हा। लड़के की चीख और फिर खामोशी। अचानक उस लाल घूंघट वाली औरत ने अपनी चुनरी हटा दी। चेहरे पर नहीं था कोई मांस, बस काली राख और जले हुए होंठ। तू मेरा है, उसने कहा और लड़के को अपनी आंख की गोद में खींच लिया। अगली सुबह कोई निशान नहीं। राजन ने सुबह गांव वालों से पूछा, क्या आपने उस लड़के को देखा? सभी ने मुंह फेर लिया। एक बूढ़े बाबा ने कहा, हर अमावस को एक ले जाती है, अभी लौटकर कोई नहीं आया। गांव का इतिहास और एक अधूरी दुल्हन। राजन को गांव के पुराने रिकॉर्ड से पता चला, 1911 में इसी गांव में एक दुल्हन की बारात नहीं आई थी। वो दुल्हन अग्नि में कूद गई थी और मरते हुए कहा था, हर साल एक दूल्हा मेरा होगा जब तक मेरी विदाई पूरी नहीं होती। राजन की योजना, अधूरी विदाई पूरी करना। राजन ने अगली अमावस पर खुद को सजाया दूल्हे की तरह। वो उसी मंदिर पर गया जहाँ दुल्हन आती थी, और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, लाल घूंघट फिर दिखाई दिया। मुक्ति का पल, चमत्कारी अंत। राजन ने जैसे ही दुल्हन के आगे पवित्र अग्नि जलाई और 7 फेरे लिए, वो आत्मा चिल्लाई, अब मेरी विदाई पूरी है। अचानक उसका रूप बदल गया। वो फिर एक सुंदर दुल्हन बनी, जिसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो मुस्कुराई और धुएं में विलीन हो गई। अगले दिन पहली बार अमावस्या की सुबह गांव वाले बाहर निकले। कई सालों बाद इसी आत्मा को शांति मिली थी। कुछ रहस्य अभी बस कहानियां लगते हैं, और जब वो आपको घेर लें, आप समझते हैं कि कहानी नहीं, वो किसी की चीख होती है। राजन अब हर उस भूतिया जगह का सच सामने लाने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह लौट रहा था वहीं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सिक्किम की आत्मा। बस उसने निर्णय लिया, इस रहस्य का आखिरी भाग सामने लाना है। वो खुद रात 12 बजे उस डिपो पहुंचा, जहां वो बस हर अमावस को बिना ड्राइवर के चलती थी। वही समय, वही सीट। राजन उस बस में बैठ गया, सीट नंबर 7 पर, जहां पहली बार वह आत्मा दिखी थी। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाया, बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। ड्राइवर की सीट खाली थी, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और बस चली पहाड़ी रास्तों पर, अंधेरे की गहराई में। बस के अंदर आत्माएं, अनदेखे मुसाफिर। राजन ने पीछे मुड़कर देखा, बस की हर सीट पर कोई बैठा था। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के सिर्फ हड्डियां। सबके चेहरे पर था एक ही भाव, इंतजार। एक बूढ़ा आत्मा बुदबुदाया, हम सब इंतजार कर रहे हैं मुक्ति का। राजन का डर अब सच्चाई में बदल रहा था। बस अब उस खाई के पास थी जहां वर्षों पहले एक हादसे में पूरी बस जलकर राख हो गई थी। लेकिन आज राजन ने देखा, वो हादसा कोई आम दुर्घटना नहीं थी, साजिश। राजन को आत्माओं से पता चला, उस रात ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर बस को लूटा था और पेट्रोल टैंक में आग लगा दी थी, जिससे सब यात्री मर जाएं और उनके गहने ऐसे लूटे जा सके। वो आत्माएं अब तक भटक रही थी, इंसाफ के इंतजार में। अगली सुबह राजन ने पुलिस से संपर्क किया और मीडिया में लीक की वो सबूत जो सालों से छुपाए गए थे। ड्राइवर और कंडक्टर अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन गुनहगार थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने गुनाह कबूल किया। मुक्ति आत्मा बस अब फिर नहीं चली। उस रात आखिरी बार बस आई और इस बार राजन ने देखा, हर आत्मा उठ खड़ी हुई, आकाश की ओर उड़ने लगी। बस की खिड़कियों से रोशनी निकली और फिर बस वहीं खड़ी रह गई, हमेशा के लिए। हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, और कुछ आत्माएं मुक्ति के बाद भी पीछे रह जाती हैं, क्योंकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ होता। राजन ने
सब कुछ उजागर कर दिया था। झूठ, धोखा और वो जलती हुई बस की हकीकत। आत्माओं को शांति मिली और जैसे ही उसने बस से उतरकर चैन की सांस ली, एक और साया उसकी परछाई से जुड़ गया। अब सवाल ये नहीं है कि कहानी खत्म हुई, बल्कि ये है कि अगली किसकी बारी है। और यही है आत्मा बस की अंतिम सवारी का अंतिम सच।